हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, समसामयिक घटनासार जो करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है, जो कि अर्धवार्षिक अपडेटेड है जनवरी 2021 से लेकर के 5 जुलाई 2021 तक। अभी तक हम लोगों ने जो कवर किया है वो है अद्यतन सार संग्रह, राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। और आज की इस वीडियो में जो कवर करने वाले हैं यूपी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर है ये, चाहे वो यूपी पीसीएस हो या आरओ एआरओ, जो कि एग्ज़ाम अक्टूबर और दिसंबर में होने वाले हैं। लेकिन जो अभी यूपी का एग्ज़ाम होने वाला है वो है पीटी का, तो जिसमें कि करंट अफेयर्स का जो सिलेबस में दिया हुआ है कि कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 10 नंबर के होंगे। तो पीटी के लिए यह काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर है। 10 नंबर में 2 से 3 क्वेश्चंस जो दिखेंगे आपको वह यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स होंगे। ठीक है, तो पीटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर है दोस्तों। बाकी पीसीएस हो या आरओ एआरओ, इन सभी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन अभी उसका एग्ज़ाम थोड़ा आगे है। लेकिन पीटी के लिए इसको रिवाइज़ करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसी को देखते हुए आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे उत्तर प्रदेश विशेष को। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होता रहे। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है, गाजियाबाद देश का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला नगर निगम। तो याद रखना, अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं कि देश का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला कौन सा नगर निगम है निम्नलिखित में से, तो वहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन में जो रहेगा गाजियाबाद नगर निगम, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अप्रैल 2021 में उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद नगर निगम देश का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला बना। जारी किए गए बॉन्ड से 150 करोड़ रुपए का फंड एकत्रित किया गया है। इस बॉन्ड से एकत्र धन से टर्शियरी वाटर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जाएगा और इस प्लांट से गंदे पानी का शोधन कर उसे उद्योगों के उपयोग हेतु उपयोगी बनाया जाएगा। ग्रीन बॉन्ड, तो ग्रीन बॉन्ड किसी भी इकाई द्वारा जारी बॉन्ड होता है जिसका उद्देश्य बॉन्डों से एकत्र किए हुए धन से पर्यावरणीय रूप से वर्गीकृत परियोजनाओं को पूरा करना होता है। पर्यावरणीय, ठीक है, ग्रीन। गाजियाबाद के शहीबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया के लिए इस परियोजना को तैयार किया गया है। अगला पॉइंट है आपका, स्ट्रॉबेरी और गुड़ महोत्सव के बाद सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल महोत्सव। तो याद रखना, अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन में आता है कि स्ट्रॉबेरी महोत्सव हाल ही में कहाँ रहा, तो झांसी में, गुड़ महोत्सव केरल में और काला नमक चावल महोत्सव तो सिद्धार्थनगर से संबंधित। ठीक है, आइए देखते हैं। झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव व लखनऊ में गुड़ महोत्सव के पश्चात उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में 13 से 15 मार्च 2021 को काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया गया। इस महोत्सव का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया और इस महोत्सव का आयोजन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत चुनिंदा उत्पादों को बढ़ावा देकर किसानों के लिए आय के नए अवसर सृजित करना तथा आत्मनिर्भर भारत अभियान व लोकल फॉर वोकल को बल प्रदान करना था। ठीक है, तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की लिस्ट मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप एक सरसरी निगाह से ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो जो जहाँ के प्रोडक्ट होंगे उनसे रिलेटेड अगर मान लो कुछ एग्ज़ाम में आता है, लेकिन बेसिकली जो आएगा आपके एग्ज़ाम में वह करंट सिचुएशन के हिसाब से ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि गुड़ महोत्सव है ना, काला नमक चावल महोत्सव, स्ट्रॉबेरी महोत्सव है ना, ये सारी चीज़ें जो है वो करंट से रिलेट है, तो करंट से ही पूछा जाएगा। काला नमक चावल सिद्धार्थनगर चंदौली सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, बहराइच, गोंडा, शिवाकाशी, महाराजगंज, कुशीनगर व संत कबीर नगर आदि जिलों का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। इसे बुद्ध चावल भी कहा जाता है। किसे? काला नमक चावल को।
उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन जनवरी 2021 में झांसी में तथा गुड़ महोत्सव का आयोजन मार्च 2021 में पहले सप्ताह में लखनऊ में हुआ था। इन दोनों का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने ही वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किया था। इस महोत्सव के अलावा उत्तर प्रदेश के में जो केला महोत्सव है कहाँ से संबंधित है, तो याद रखना है कुशीनगर में हुआ है। साथ ही साथ जो शहनाई उत्सव है जो कि 21 से 23 मार्च 2021 में जो है आयोजित किया गया, तो शहनाई उत्सव कहाँ से संबंधित है, वाराणसी में। ठीक है, तो कितने महोत्सव अभी ने हम लोगों ने देखा, लगभग 4 से 5। पहला तो रहा जो है काला नमक चावल महोत्सव, कहाँ से संबंधित है, तो याद रखना सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट से। वहीं पर एक देखा स्ट्रॉबेरी, तो स्ट्रॉबेरी कहाँ से रिलेटेड रहा, झांसी से। इसके साथ ही एक और देखा केला महोत्सव, तो केला कहाँ का रहा, कुशीनगर का। इसी के साथ 3 हुए, 3 के बाद एक और रहा, 5 हो रहे हैं टोटल। एक शहनाई वाला हो गया तो वाराणसी का। इसके बाद जो है एक और था गुड़ महोत्सव जो कि लखनऊ का रहा। ठीक है, तो ये 5 महोत्सव हैं, इन्हीं में से एक क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। आगे चलते हैं। UNDP द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा चंदौली और सोनभद्र विकास मॉडल की प्रशंसा। उत्तर प्रदेश के चंदौली में होने वाले काले चावल की खेती की प्रशंसा हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की एक रिपोर्ट में की गई है। जून 2021 में UNDP द्वारा जारी रिपोर्ट में सोनभद्र और चंदौली के विकास मॉडल की प्रशंसा की गई है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को काला चावल के निर्यात के लिए चंदौली की प्रशंसा की गई है। एग्जाम में अगर आता है कि काला नमक चावल को जो निर्यात किया गया हाल ही में किस कंट्री को, तो याद रखना है चंदौली ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को। ठीक है, और काला नमक चावल के लिए जो प्रसिद्ध है वो है चंदौली। वहीं UNDP की इस रिपोर्ट में आकांक्षात्मक जिला घोषित होने के बाद अलग अलग पैमानों पर तेजी से विकास करने वाले जिलों में सोनभद्र की भी प्रशंसा की गई। तो याद रखना है। ठीक है, काला नमक चावल को हाल ही निर्यात जो किया गया है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, साथ ही जो इन्हें UNDP ने इसकी तारीफ की है। ठीक है, तो ये रहे तथ्य एग्ज़ाम में पूछी जा सकने वाले। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला जो पॉइंट है आपका, उत्तर प्रदेश में देश का पहला वर्चुअल मॉल। कोरोना के कारण कारोबार व बाजार के बदले ट्रेंड के बीच उत्तर प्रदेश सरकार देश का पहला वर्चुअल मॉल खोलने जा रही है। इस वर्चुअल एग्जीबिशन मॉल में एक बार में करीब 1000 दुकानें दिखेंगी। इस एग्जीबिशन मॉल से देश विदेश के कारोबारी घर बैठे ऑर्डर देकर अपने उत्पादों को खरीद बिक्री जो है वो कर सकेंगे। मॉल को खोलने और संचालन में फिक्की का सहयोग लिया जा रहा है। सूक्ष्म लघु उद्यम विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर नवनीत सहगल का कहना है कि फिक्की को इस योजना से जोड़ा गया है। फिक्की के प्लेटफॉर्म को इस वर्चुअल एग्जीबिशन मॉल के लिए प्रयोग में किया जाएगा। यह वर्चुअल मॉल ऑनलाइन कारोबार का ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां पर खरीदार और विक्रेता अपनी सुविधा से किसी भी समय कारोबारी लेन देन कर सकेंगे। निर्यातकों के लिए यह यूनिक प्लेटफॉर्म होगा और विदेशों में जब कारोबारी गतिविधियां संचालित होती हैं उस समय वह इस मॉल पर अपनी सक्रियता अधिक रख सकेंगे। इसका सबसे अधिक जो लाभ होगा वह ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। MSME खादी एवं ग्रामोद्योग के साथ ही राज्य के अन्य उत्पादों के निर्माता, विक्रेता और निर्यातकों को होगा। तो याद रखना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि देश का पहला वर्चुअल मॉल कहाँ पर खुलेगा, उत्तर प्रदेश में। एग्जाम में ये भी पूछा जाता कि इसका सहयोग होगा, तो याद रखना है फिक्की के सहयोग से जो है ये वर्चुअल मॉल खोला जाएगा। फिक्की का फुल फॉर्म क्या है, इसका आप जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है अर्जुन सहायक परियोजना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 11 मार्च 2021 को अर्जुन सहायक परियोजना की शुभारंभ की घोषणा की गई। महोबा जिले में अर्जुन सहायक परियोजना के तहत लहचूरा बांध के निरीक्षण के दौरान इसकी घोषणा की गई। तो याद रखना है
कि अर्जुन सहायक जो परियोजना है वह किस डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है, महोबा डिस्ट्रिक्ट से। लहचूरा बांध किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो याद रखना महोबा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, यह 2600 करोड़ रुपए लागत की सिंचाई परियोजना है जो धसान नदी पर निर्माणाधीन है। किस नदी पर, धसान नदी पर। कौन सा परियोजना है, तो अर्जुन सहायक परियोजना महोबा डिस्ट्रिक्ट में धसान नदी पर। साथ ही साथ लहचूरा बांध किस नदी पर है, तो वो है धसान नदी पर। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा और हमीरपुर के 168 गाँव में 1.5 लाख किसानों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करेगी। तो याद रखना है जो अर्जुन सहायक परियोजना है किन किन डिस्ट्रिक्ट, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट होंगे जो इसके लाभ प्राप्त करता होंगे, तो वो है बांदा, महोबा और हमीरपुर। अर्जुन सहायक परियोजना के पूरा होने के बाद लगभग 4 लाख लोगों को इससे शुद्ध पेयजल मिलेगा और इस परियोजना के तहत 15,000 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा प्रदान की जाएगी। धसान नदी बेतवा नदी की एक सहायक नदी है, तो याद रखना धसान नदी जो है किसकी सहायक नदी है, बेतवा नदी की। यह मध्य प्रदेश के राजस्थान जिले में बेगमगंज तहसील से निकलती है। कौन सी नदी, बेतवा नदी। इस नदी की जो लंबाई है किसकी, धसान नदी की। धसान नदी की जो लंबाई है वह 365 किलोमीटर है और इस नदी को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है, तो मान लो आपकी एंशिएंट हिस्ट्री के हिसाब से अगर पूछ लें तो याद रखना है दशार्ण के नाम से। किस नाम से, दशार्ण। तो याद रखना है धसान नदी का जो प्राचीन नाम है, क्या नाम है, दशार्ण। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में उत्तर प्रदेश के 14 शहर जो है वो शामिल। 4 मार्च 2021 को जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में देश भर से कुल 111 शहरों की रैंकिंग जारी की गई, जिसमें उत्तर प्रदेश के 14 शहरों को जो है वह यह जो है रैंक प्रदान की गई है। ठीक है, तो 14 शहर इसमें शामिल है उत्तर प्रदेश की। किसमें, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में देखेंगे। गौरतलब है कि इस इंडेक्स में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की शीर्ष 50 रैंकिंग में उत्तर प्रदेश की जो लखनऊ है, यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, 26वें स्थान पर, वाराणसी को 27वें स्थान पर और कानपुर को 28वें, गाजियाबाद को 23वें, प्रयागराज को 32वें, आगरा को 35वें और मेरठ को 36वें और बरेली को 47वें स्थान पर रखा गया है। तो मान लो एग्ज़ाम में अगर पूछ लिया जाता है, वैसे बहुत टफ अगर बना दिए पेपर तो पूछ लेंगे ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के अनुसार जो है निम्न में सही का मिलान करें। ठीक है, सुमेलित करने के लिए आ जाए। लखनऊ, इधर शहरों के नाम दे दे, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गाजियाबाद, 2-4 शहर दे दें, इधर रैंक डाल दें 25, 26, 27। अब आप सही सुमेलित करिए तो आप वहाँ पर मिला सकते हैं। तो इस तरह थोड़ा आप देख लीजिएगा कि रैंकिंग जो लखनऊ की वो 26 है, वाराणसी की 27 है, कानपुर की 28 है। ठीक है, उसके बाद 29वें पे कोई स्थान नहीं है। उत्तर प्रदेश का शहर गाजियाबाद 30वें पर है, प्रयागराज 32वें पर, आगरा का देखेंगे तो 35 रैंक है और मेरठ की 36 है और बरेली जो है वो 47वें स्थान पर है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में। राज्य के 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में झांसी 34वें स्थान पर, मुरादाबाद 38वें, रायबरेली 40वें स्थान पर है। यह 10 लाख से कम आबादी वाला। और अभी जो आपने ऊपर देखा वह जो है 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में बरेली का स्थान जो रहा वह 47वां रहा। ठीक है, जबकि 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों की सूची में 40वां। तो एक बार ये आप सरसरी निगाह से देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन से शहर शामिल नहीं हैं या कौन से शहर शामिल हैं, इस तरह एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इन्हीं शहरों में से उसमें नाम डाल दिया जाएगा, आपको वहाँ पर एलिमिनेट करना होगा।
इस इंडेक्स में देश के बड़े शहरों में उत्तर प्रदेश से लखनऊ शीर्ष पर रहा है, जबकि वाराणसी दूसरे स्थान पर तथा झांसी ने छोटे शहरों की श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथ्य है, ठीक है। कम से कम आप इसको जरूर याद रखना कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में देश के बड़े शहरों में उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ शहर है वह शीर्ष पर रहा है, जबकि वाराणसी जो है वो दूसरे स्थान पर, वहीं पर झांसी छोटे शहरों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर रहा। जबकि अभी आपने रैंकिंग जो है देखी कि जो लखनऊ की रैंकिंग रही वह कितनी रही, तो लखनऊ की जो रैंकिंग रहा वह 26 रही, वहीं पर वाराणसी 27वें स्थान पर रहा, ठीक है। और झांसी की अगर आप बात करेंगे तो झांसी जो है वो रैंकिंग जो रही 10 लाख से कम वाले शहरों में, ठीक है, जो 34वें स्थान पर टॉप पर रहा। फिर उसके बाद मुरादाबाद रहा 38वें, तो इस तरह रहे, ठीक है। तो देश के बड़े शहरों में मैं कहने का मतलब 10 लाख से अधिक आबादी वाले में लखनऊ टॉप पर रहा, दूसरे पर वाराणसी रहा, वहीं 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में झांसी टॉप पर रहा, ठीक है। दैट्स इट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लैंड रिकॉर्ड्स सर्विस इंडेक्स 2020-21 में उत्तर प्रदेश को मिला 15वां स्थान। लैंड रिकॉर्ड्स सर्विस इंडेक्स 2020-21 कौन सा स्थान उत्तर प्रदेश का? 15वां स्थान। मार्च 2021 के प्रथम सप्ताह में नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, तो याद रखना लैंड रिकॉर्ड सर्विस इंडेक्स जो जारी किया जाता है वो किसके द्वारा जारी किया गया है? तो नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च द्वारा यह जारी किया गया है। और यह दूसरा जो है रिपोर्ट इंडेक्स है। इस इंडेक्स में उत्तर प्रदेश को देश भर में 15वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि सूची में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। तो उत्तर प्रदेश की रैंकिंग जरूर याद रखना, कौन सी रैंक है, साथ ही पहले स्थान पर कौन है? मध्य प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का स्थान 15वां है। यह रैंकिंग मुख्यतः भू अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण तथा उनसे संबंधित सेवाओं की गुणवत्ता के आधार पर दी जाती है। गौरतलब है कि नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च द्वारा प्रथम लैंड रिकॉर्ड सर्विस इंडेक्स 2020 में जारी किया गया था। तो याद रखना जो जारी किया गया है द्वितीय इंडेक्स, इसमें जो इंडिया की रैंकिंग है वो कितनी है, उत्तर प्रदेश की जो रैंकिंग है वो कितनी है? तो 15वीं रैंक है। किसमें? लैंड रिकॉर्ड सर्विस इंडेक्स 2020-21 में। वहीं पर पहले स्थान पर कौन सा प्रदेश रहा? तो पहले स्थान पर मध्य प्रदेश रहा, एमपी, ठीक है। एमपी नंबर 1 पर और 15वें स्थान पर कौन सा? यूपी, ठीक है। किसमें? लैंड रिकॉर्ड सर्विस इंडेक्स 2020-21। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है दोस्तों वो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यूपी एग्ज़ाम में आपको 1 से 2 क्वेश्चंस बजट में देखने को ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। तो बजट से रिलेटेड जो पेपर में आने वाले हैं, मान के चलिए 1 से 2 क्वेश्चन तो ज़रूर पूछे जाने हैं, ठीक है। 22 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2021-22 का राज्य बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया। बजट का यह पहला पेपरलेस डिजिटल बजट था जो राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। तो एडिटोरियल करंट अफेयर्स में हम लोगों ने कवर किया है कि देश का पहला कौन सा राज्य है जो बजट जो है वो पूरी तरह पेपरलेस रहा। पहला राज्य कौन सा राज्य पेश करने वाला बजट? वह रहा अपना उत्तर प्रदेश, ठीक है। वित्तीय वर्ष 2021-22 का राज्य बजट का केंद्र बिंदु प्रदेश के समग्र एवं समावेशी विकास द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गों का स्वावलंबन से सशक्तिकरण। क्या है? स्वावलंबन से सशक्तिकरण। वित्त वर्ष के बजट अनुमान 2021-22 से संबंधित तथ्यों को देखते हैं। तो प्रस्तुत बजट का जो आकार रहा, इंपॉर्टेंट तथ्य याद रखना है, बजट का आकार जरूर याद रखना, ठीक है। कितना है? तो ये है 5,50,270 करोड़ 78 लाख रुपए, ठीक है। तो 55,027,0 कितना? 55,027.78, ठीक है। इस तरह याद रखना, एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे बजट का अमाउंट कितना है, तो आप ताकि वहाँ पर क्लिक कर पाएँ।
बजट में 27,598 करोड़ 40 लाख रुपए की नई योजनाओं को वहाँ पर सम्मिलित किया गया है। बजट में जो कुल प्राप्तियां हैं वो है 5,06,181 करोड़ 84 लाख रुपए। कुल जो प्राप्तियां हैं वह 4,18,340 करोड़ 44 लाख रुपए की राजस्व प्राप्तियां हैं तथा 87,841 करोड़ 40 लाख रुपए की पूंजीगत प्राप्तियां सम्मिलित हैं। कम से कम अगर आप ये पूंजी राजस्व पूंजीगत, ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये जो आपका रेवेन्यू, अगर कैपिटल रेवेन्यू रिसीप्ट अगर नहीं याद कर पा रहे, कम से कम आप ज़रूर याद रखिए कि बजट का अमाउंट कितना है, तो कितना 55,0 27,0 पॉइंट कितना 78, इस तरह थोड़ा याद रखना, 55,0 27,0.78, ठीक है, यही तो है बजट में। आगे चलते हैं। राजस्व प्राप्तियों में जो कर राजस्व का अंश है वह कितना है, तो 3,05,740 करोड़ 30 लाख रुपए। इसमें स्वयं का जो कर है राजस्व का वह है 1,86,345 करोड़ रुपए तथा केंद्रीय करों में राज्य का जो अंश होगा वो जो इन दोनों का डिफरेंस होगा, बचा अमाउंट, यानी 1,19,395 करोड़ 30 लाख रुपए। तो ये तथ्य हैं, ठीक है, तो आप एक सरसरी निगाह से ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी जो आपके पूछे जाने वाला है बजट का अमाउंट ज़रूर ध्यान रखना, 55,027,0.78। कुल व्यय तो 5,50,270 करोड़ 78 लाख रुपए अनुमानित है, यही बजट का अमाउंट है, ठीक है। कुल व्यय में 3,95,130 करोड़ 35 लाख रुपए राजस्व लेखी का व्यय है तथा 1,55,140 करोड़ 43 लाख रुपए पूंजी लेखी का व्यय है। समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के बाद 44,088 करोड़ 94 लाख रुपए बजट में घाटा अनुमानित है। तो यह अमाउंट याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है, कितना घाटा अनुमानित है। तो अमाउंट अगर पूछा जाता है तो 44,088 करोड़, ठीक है, 44 इसका डबल 88, ठीक है, तो 94 लाख, इस तरह थोड़ा ध्यान रखना है। 44, 88, 94 लाख रुपए बजट में जो घाटा अनुमानित है। आगे चलते हैं। लोक लेखे से 5,500 करोड़ रुपए की शुद्ध प्राप्तियां अनुमानित हैं। समस्त लेन देन का शुद्ध परिणाम 37,988 करोड़ 94 लाख रुपए ऋणात्मक अनुमानित है। प्रारंभिक कोष जो प्रारंभिक शेष है, ठीक है, प्रारंभिक शेष जो है 14,033 करोड़ 12 लाख रुपए को हिसाब से लेते हुए अंतिम जो शेष होगा वह 23,955 करोड़ 82 लाख रुपए ऋणात्मक रहना अनुमानित है। देखिए ये सारे तथ्य तो उतने इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन बजट का अमाउंट आप ज़रूर याद रखना। साथ ही साथ जो घाटा अनुमानित है, ठीक है, कितना था घाटा, 44, 88 और 94, ये थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बजट में राजस्व बचत। देखिए राजस्व जो घाटा कितना अनुमानित, 44, 88, 94, ठीक है। राजस्व बचत की यहाँ पर बात की जा रही, तो राजस्व बचत जो है वो 23,210 करोड़ 9 लाख रुपए अनुमानित है। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथ्य है, एग्जाम में पूछे जा सकने वाले पॉइंट जो ये है कि राजकोषीय घाटा कितना है, तो 90,729 करोड़ 80 लाख रुपए अनुमानित है। यहाँ पर जो अमाउंट दिया है वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो आपका यह जो जैसे कि सेंट्रल बजट में जो राजकोषीय घाटा है, कहने का मतलब जो फिजिकल डेफिसिट है, जिस तरह आप सेंट्रल बजट में कितना अनुमानित है, तो सेंट्रल बजट में है 6.8% GDP का। इसी तरह जो उत्तर प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना है, तो ये है 4.17%, ठीक है। तो सेंट्रल बजट में राजकोषीय घाटा कितना है, GDP का 6.8%। वहीं पर उत्तर प्रदेश का जो राजकोषीय घाटा है, आप कह सकते हैं कि स्टेट GDP का कितना है, 4.1
वन सेवन प्रतिशत। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथ्य है, इनको जरूर याद रखना, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। राज्य की ऋणग्रस्तता सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना है? तो ये है 28.1%। नेक्स्ट पॉइंट है कि बजट में राजकोषीय सेवाओं का विवरण इस प्रकार है। राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्धित कर। राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्धित कर से राजस्व संग्रह का जो लक्ष्य है वह कितना रुपये निर्धारित किया गया है? तो यह है 1,04,385 करोड़ रुपए। आबकारी शुल्क। तो आबकारी शुल्क से राजस्व संग्रह का जो लक्ष्य रखा गया है वो कितना निर्धारित किया गया है? 41,500 करोड़ रुपए। स्टाम्प एवं पंजीकरण। तो स्टाम्प एवं पंजीकरण से राजस्व संग्रह का जो लक्ष्य है वह कितना है? 25,500 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट तथ्य है बजट से रिलेटेड, जो कृषि से संबंधित बजट में तथ्य हैं उनको देखते हैं। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत प्रदेश में 2,40,00,000 किसानों को 27,123 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि का भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में किया गया। कितना? 2,40,00,000 किसानों को। अमाउंट कितना है? तो 27,123 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि। किसानों की आय को दुगना करने का जो लक्ष्य है भारत सरकार का वो है 2022 तक। उसी को देखते हुए योजनाओं के बेहतर उपयोग के लिए अवस्थापना से संबंधित अंतराल को पूरा करने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 से आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना क्रियान्वित की जाएगी। कौन सी योजना? आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना। इस योजना के तहत बजट में 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। तो याद रखना, एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना के तहत बजट में कितना अमाउंट अलॉट किया गया है? तो 100 करोड़ रुपए। बजट में प्रस्तावित मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत 600 करोड़ रुपए की बजटीय व्यवस्था प्रस्तावित है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कितने पॉइंट निकल रहे हैं। एक तो आत्मनिर्भर है, कौन सा? आत्मनिर्भर। तो आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना, इसके लिए कितना अमाउंट है? 100 करोड़। वहीं पर मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना, तो दुर्घटना कल्याण योजना के लिए अमाउंट कितना है? 600 करोड़ रुपए। इसके तहत दुर्घटना में मृत्यु होने पर किसानों को आर्थिक सहायता के रूप में 5 लाख रुपए की आर्थिक जो है वो सहायता की जाएगी। ठीक है, तो याद रखना है, एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत किसानों की जो आर्थिक मदद की जो राशि है वो कितना है? 5 लाख रुपए। नहरों एवं सरकारी नलकूपों से किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा हेतु 700 करोड़ रुपए जो है वह व्यवस्था प्रस्तावित है बजट में। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना, इसके अंतर्गत खेतों में विभिन्न क्षमताओं के सोलर पंपों की स्थापना कराई जा रही है और वित्तीय वर्ष 2021-22 में 15,000 सोलर पंपों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कितना? 15,000 सोलर पंप की स्थापना का लक्ष्य है। यह किस योजना के तहत होगा? तो प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान के तहत। एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनता है कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान के अंतर्गत कितने सोलर पंपों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है बजट 2021-22 के अनुसार, तो होगा 15,000 सोलर पंपों को। नेक्स्ट तथ्य है खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 2021-22। प्रदेश सरकार ने आगामी वित्त वर्ष में 644 मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है, जो वित्त वर्ष 2020-21 के मुकाबले 4 लाख मीट्रिक टन अधिक है। इसके साथ ही तिलहन उत्पादन का जो लक्ष्य है वह 13 लाख मीट्रिक टन है। ठीक है, तो याद रखना है कि जो खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य कितना रखा गया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कितना रखा है?
तो खाद्यान्न उत्पादन का जो लक्ष्य है वह है 644। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फैक्ट है यही सब। तो याद रखना कितने मीट्रिक टन, 644 मीट्रिक टन। वहीं पर तिलहन उत्पादन कितना है, तो 13 लाख मीट्रिक टन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है वर्ष 2021-22 में खरीफ उत्पादन का लक्ष्य कितना है। तो देखिए इनको आप एक पन्ने पर लिख लीजिएगा। ठीक है, खरीफ उत्पादन का कितना है लक्ष्य है, तिलहन उत्पादन का कितना लक्ष्य है, कुल खाद्यान्न उत्पादन का कितना लक्ष्य है। ठीक है, तो खाद्यान्न उत्पादन का कितना देखा, 644। तिलहन उत्पादन का कितना देखा, 13 लाख मीट्रिक टन। वहीं पर आपने देखा खरीद उत्पादन का लक्ष्य तो 223 लाख मीट्रिक टन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो खाद्यान्न उत्पादन का कितना, 644 लाख। वहीं पर तिलहन उत्पादन 13 लाख, खरीफ उत्पादन का लक्ष्य 223 लाख मीट्रिक टन। तो ये सारी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बना के डाल दिया जाएगा। साथ ही साथ खरीफ का देखा कि 223 लाख है, रबी में खाद्यान्न उत्पादन कितना है, 417 लाख, तिलहन का लक्ष्य कितना है, तो 12 लाख मीट्रिक टन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट तथ्य रहे। अब आपको यहाँ पर जो आपकी एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इतना याद रखना है वो है 2021-22 का तथ्य इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, न कि 2020-21 में कितना रहा। हाँ, इतना ज़रूर याद रखना जो खाद्यान्न उत्पादन का जो लक्ष्य रखा गया है वह पिछले वर्ष के मुकाबले कितना अधिक है, तो 4 लाख टन अधिक है। ठीक है, तो ये 644 मीट्रिक टन है खाद्यान्न उत्पादन किसका, यहाँ पर आप लाख लिखिएगा। ठीक है, 644 लाख मीट्रिक टन। तो खाद्यान्न उत्पादन का जो है वो कितना है, तो 644 मीट्रिक टन जो है वो उत्पादन है, जबकि पिछले के मुकाबले कितना है, तो 4 लाख मीट्रिक टन। ठीक है, तो 644 लाख पिछला कितना रहा होगा, 640। ठीक है, तिलहन उत्पादन कितना है, तो 13 लाख। यही दो इंपॉर्टेंट तथ्य, इसको याद रखना। बाकी 2020-21 का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये आपको बताया जा रहा कितना रहा, इतने मुकाबले रहा। ठीक है, महिलाओं से रिलेटेड क्या है बजट में, आइए देखते हैं। तो महिला सशक्तिकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 1 अप्रैल 2019 से मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना लागू की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य है बालिकाओं की स्वास्थ्य एवं शिक्षा को प्रोत्साहन देना एवं बालिकाओं के जन्म के प्रति जो है समाज में सकारात्मक सोच विकसित करना है। इसके अंतर्गत पात्र बालिकाओं को 6 विभिन्न श्रेणियों में 15,000 रुपये की सहायता प्रदान की जा रही है। योजना हेतु बजट में कितना अमाउंट अलॉट किया गया है, तो याद रखना है कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत बजट 2021-22 में कितनी राशि जो है वो की व्यवस्था की गई है। आपका आंसर क्या होगा, 1200 करोड़ रुपए। कितना, 1200 करोड़ रुपए। साथ ही ये कितना अमाउंट जो है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत दिया जाता है, तो 15,000 रुपये। ठीक है, साथ ही ये कितने स्टेज में दिया जाएगा, तो ये जो है 6 विभिन्न किस्तों में दिया जाता है। ठीक है, इसकी डिटेलिंग के लिए जो है हम कभी इस पर वीडियो बनाएंगे स्पेशली, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। बस आपके एग्ज़ाम में जो पीटी में पूछे जा सकने वाले तथ्य हैं वो यही है कि बजट में अगर पूछा जाता है अमाउंट कितना अलॉट किया गया है, तो आपका आंसर होगा 1200 करोड़ रुपए। और कितना राशि दिया जाता है प्रत्येक बालिकाओं के जन्म की, तो मान के चलिए 15,000 रुपये। इतना आपको वहाँ पर क्लिक करना है, इतना आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी वो मेंस के एग्ज़ाम में पीसीएस में लिखना है कि अगर मान लो आपको लिखना है मुख्यमंत्री सुमंगला योजना के तहत, ठीक है, तो कन्या के तहत आप लिखेंगे 6 स्टेज में कि जन्म पे कितना मिलता है, जन्म होने के बाद जब उसका एडमिशन होगा तब कितना मिलेगा पैसा, ये सारी चीज़ें तथ्य जो है दिए होते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेलिंग न करते हुए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे आपका पीटी का एग्ज़ाम हो, उन सभी को देखते हुए हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 3 तलाक से पीड़ित महिलाओं के लिए बजट में कितना अमाउंट अलॉट किया गया है। 3 तलाक पीड़ित महिलाओं के लिए तो बजट में कितना, 10 करोड़ रुपए है। वहीं महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महिला सामर्थ्य योजना की शुरुआत का प्रस्ताव है और इस योजना के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि बजट में प्रस्तावित की गई है। महिला सामर्थ्य योजना के तहत कितना, 200 करोड़। 3 तलाक वाले में कितना, 10 करोड़। कन्या सुमंगला में कितना,
1200 करोड़ रुपए। और राशि कितना होती है प्रत्येक को? 15,000 रुपये। ठीक है, तो ये सारे तथ्य हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला दुग्ध उत्पादकों की स्वयं सहायता समूह को मदद दी जाएगी। महिलाओं एवं बच्चों में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए एक नई योजना दैट इज मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना जो कि वित्त वर्ष 2021-22 से लागू की जाएगी। और इस योजना के अंतर्गत ड्राई राशन के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत 6 माह से 5 वर्ष तक चिन्हित जो कुपोषित बच्चे हों उनको तथा एनीमिया ग्रसित जो बच्चे 11 से 14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाओं को अतिरिक्त पोषण प्रदान किया जाएगा मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना के तहत। तो ये तथ्य हैं। अगर एग्जाम में आता है कितना अमाउंट अलॉट किया गया है मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना के तहत, कितना? 100 करोड़ रुपए। कितना? 100 करोड़ रुपए जो बजट में अलॉट किया गया है। अच्छा, 100 करोड़ अभी और किस में था, याद आ रहा कुछ? 100 करोड़ किस में रहा? किसानों संबंधित कुछ याद आ रहा समझ में? तो जो 100 करोड़ रहा दोस्तों वो रहा मुख्यमंत्री जो एक 100 करोड़ अभी हम लोग देख के आए हैं वो था आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना करके। ठीक है, और मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना वाले में कितना रहा? तो कृषक दुर्घटना वाले में ज़्यादा ही होगा, तो 600 करोड़ का अमाउंट रहा। ठीक है, तो ये सब तथ्य जो एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं आपके। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पुष्टाहार कार्यक्रम हेतु कितना? तो 4,094 करोड़ रुपए तथा राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए 415 करोड़ रुपए की व्यवस्था बजट में की गई है। महिला शक्ति केंद्रों की स्थापना हेतु कितना? तो 32 करोड़ रुपए व्यवस्था बजट में प्रस्तावित है। आइए युवा से देखते हैं कि युवाओं से संबंधित इन्होंने बजट में क्या क्या जो है वो प्रस्तावित किया है। तो नेशनल कैरियर सर्विस प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर मॉडल कैरियर सेंटर स्थापित किए जाएंगे और प्रदेश के 12 अन्य जनपदों में मॉडल कैरियर सेंटर स्थापित किए जाने की योजना है। नेक्स्ट, युवा खेल विकास एवं प्रोत्साहन योजना के लिए अमाउंट जो बजट में अलॉट किया गया है 8.55 करोड़ रुपए। ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को खेलकूद के बेहतर अवसर प्रदान किए जाने हेतु ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपन जिम के निर्माण हेतु 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था बजट में प्रस्तावित है। जनपद मेरठ में नए स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और यह राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय होगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य है ये। ठीक है, तो याद रखना है कि नए विश्वविद्यालय की जो खोले जाने की स्थापना की बात की जा रही है, कहाँ पर? तो याद रखना मेरठ डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर? मेरठ में। ठीक है, इसके लिए बजट में अमाउंट कितना अलॉट किया गया? 20 करोड़। तो अमाउंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्लेस आपको याद रखना है और कहाँ पर किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो स्पोर्ट विश्वविद्यालय की जो स्थापना की जाएगी वह है मेरठ डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, इंपॉर्टेंट तथ्य, राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय। युवा अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कॉपर्स फंड में 5 करोड़ रुपए की धनराशि की व्यवस्था की गई है। आगे चलते हैं, कार्मिक कल्याण से संबंधित तथ्यों को देखते हैं। असंगठित क्षेत्र अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के श्रमिकों को सुलभ चिकित्सा सुविधा प्रदान किए जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना है। ठीक है, जन आरोग्य योजना, ये कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। ठीक है, यहाँ पर होगा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, इसका प्रारंभ किया जा रहा है। जो कामगार आयुष्मान भारत योजना के दायरे में नहीं आते हैं उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। तो याद रखना है कि मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बजट में कितनी राशि का अमाउंट अलॉट किया गया है? तो वह है 100 करोड़ रुपए। महिला श्रमिकों को विभिन्न रोजगारों में
समान अवसरों में वृद्धि, कार्य की प्रकृति, कार्य के घंटे व पुरुषों की समान पारिश्रमिक दिलाए जाने के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया गया है। सरकार ने दूसरे प्रदेशों से वापस आए उत्तर प्रदेश के श्रमिकों और कामगारों को रोजगार व स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए नई योजना का नाम है मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना लागू करने की घोषणा की है और इसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपए प्रावधान किया गया है। इसी तरह पल्लेदार श्रमिक परिवार और असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना शुरू करने की घोषणा की गई है, जिसके तहत बजट में कितना अमाउंट अलॉट किया गया है तो 12 करोड़ रुपए। अच्छा, 12 करोड़ और 1200 करोड़ कहाँ देख के आ रहे हैं? मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत। ठीक है। गोवंश संरक्षण एवं निराश्रित पशुओं की देखभाल। तो गोवंश संरक्षण एवं बेसहारा पशुओं के भरण पोषण हेतु प्रदेश में 5206 गो आश्रम स्थलों का संचालन किया जा रहा है, जिनमें संरक्षित गोवंश की जो संख्या है वह 5,58,000 है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों की संख्या 4,487 है और प्रदेश के निराश्रित गोवंश हेतु 187 बृहत गो संरक्षण केंद्र तथा गोवंश वन्य विहार का निर्माण कराया जाना है। तो याद रखना है कि अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि निराश्रित जो गोवंश हैं इनके लिए कितने गो संरक्षण केंद्र या गोवंश वन्य विहार का निर्माण कराया जाना है तो 187। नगर विकास विभाग, नियोजन विभाग, पंचायती राज विभाग द्वारा आवश्यक सहयोग एवं मंडी परिषद की वार्षिक आय की प्राप्तियों से 3% धनराशि भी गोवंश को आश्रय प्रदान करने वाली संस्थाओं को भी दिया जा रहा है। बुंदेलखंड क्षेत्र में निराश्रित गोवंश की समस्या के निराकरण हेतु बुंदेलखंड के प्रत्येक जनपद में 5-5 गो आश्रम केंद्र स्थापित हैं और प्रदेश में पहली बार गौशालाओं का ऑनलाइन पंजीकरण किया जा रहा है। अद्यतन यानी करंट की अगर बात करोगे तो 545 गौशालाएं जो है वह पंजीकृत हैं। प्रदेश में स्वदेशी पशुओं के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु जनपद वाराणसी में गोकुल ग्राम की स्थापना की गई है। तो याद रखना आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट तथ्य क्या है कि गोकुल ग्राम की स्थापना की जो बात की गई है, कहाँ पर स्थापना की गई है तो याद रखना गोकुल। ठीक है, आपके एग्जाम में आ गया गोकुल ग्राम। ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी आगरा, है ना, ऑप्शन डी अयोध्या। समझ रहे हो, इस तरह ऑप्शन डाल दिए। तो अगर आप ना पढ़ के गए, आप गैस लगाए गोकुल धाम, हाँ ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो आपका क्या होगा? बाद में आए आप आंसर की मिला रहे हैं तो वाराणसी आंसर है। तो आप एक बार पढ़ के जरूर चलिएगा। ठीक है, वहाँ पर ऐसे ही अंधी लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य से संबंधित यहाँ पर देखते हैं तथ्यों को। कोविड-19 के नियंत्रण हेतु टीकाकरण योजना के लिए बजट में 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। कितना? 50 करोड़ रुपए की कोविड नियंत्रण हेतु टीकाकरण योजना के लिए, वैक्सीनेशन के लिए। अच्छा, जो केंद्रीय बजट है, केंद्रीय बजट में वैक्सीनेशन के लिए कितना अमाउंट जो है कोविड के लिए है तो कितना बजट में? 35,000 करोड़ रुपए जो सेंट्रल बजट है, यूनियन बजट। ठीक है, यूपी की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है टीकाकरण योजना के लिए। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु 5,395 करोड़ रुपए का प्रावधान है। आयुष्मान भारत योजना के लिए 1,300 करोड़ रुपए तथा प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना के लिए 320 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के 13 जिलों दैट इज बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, गोंडा, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, चंदौली, बुलंदशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात और कौशाम्बी में निर्माणाधीन नए मेडिकल कॉलेजों के लिए अमाउंट का जो प्रावधान किया गया है बजट में वह 1950 करोड़ रुपए। प्रदेश के 16 असेवित जनपदों में ट्रिपल पी मोड के
मेडिकल कॉलेज संचालित कराए जाने की योजना पर कार्य किया जा रहा है और इस योजना के तहत 48 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, गाजीपुर एवं मिर्जापुर में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों में जुलाई 2021 से शिक्षण सत्र प्रारंभ किए जाने का लक्ष्य है। इन मेडिकल कॉलेजों हेतु कितना अमाउंट बजट में प्रस्तावित है? 960 करोड़ रुपए। अमेठी एवं बलरामपुर में नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना हेतु 175 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। चक गंजरिया में अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और इसके लिए 50 एकड़ भूमि की आरक्षित है। तो याद रखना इम्पॉर्टेंट तथ्य है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथ्य है कि अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी कहाँ पर? चक गंजरिया में। ठीक है, कितना अमाउंट अलॉट करने की बात की जा रही है? 100 करोड़। ठीक है, अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए। KGMU के अधीन लखनऊ में इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एवं इन्फेक्शस डिजीजेज के अंतर्गत बायो सेफ्टी लेवल 4 लैब की स्थापना लक्षित है, जो उत्तर प्रदेश में अग्रणी लैब होगी। तो बायो सेफ्टी लेवल 4 लैब की स्थापना कहाँ जो है संबंधित? तो याद रखना KGMU के अधीन जो है इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एवं इन्फेक्शन डिजीज के अंतर्गत। ठीक है, तो KGMU संबंधित आगे रखना। KGMU एवं लखनऊ राजकीय मेडिकल कॉलेज, प्रयागराज तथा राजकीय मेडिकल कॉलेज मेरठ में डायबिटीज़ रेटिनोपैथी उपचार सेंटर की स्थापना कराई जाएगी। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ रहे हैं, इम्पॉर्टेंट तथ्य है कि डायबिटीज़ रेटिनोपैथी उपचार सेंटर की स्थापना की जो बात की जा रही है कि कहाँ कराई जाएगी, तो KGMU लखनऊ, राजकीय मेडिकल कॉलेज प्रयागराज तथा राजकीय मेडिकल कॉलेज मेरठ। तो 2 राजकीय मेडिकल कॉलेज हो गए, एक प्रयागराज का, दूसरा मेरठ का, और एक है KGMU लखनऊ। इसमें जो है डायबिटीज रेटिनोपैथी उपचार सेंटर की स्थापना कराई जाएगी। ठीक है, मेरठ, प्रयागराज और KGMU लखनऊ। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि प्रदेश में डायबिटीज़ रोगियों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए SGPGI लखनऊ में उन्नत मधुमेह केंद्र की स्थापना कराए जाने का निर्णय लिया गया है। उन्नत मधुमेह केंद्र कहाँ पर? SGPGI लखनऊ में। नेक्स्ट है औद्योगिकी विकास एवं अवस्थापना से संबंधित। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एवं रोजगार सृजन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में पिछले 3 वर्षों में उत्तर प्रदेश पूरे देश में द्वितीय स्थान पर आ गया है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। पहले स्थान पर कौन है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के निर्माण का कार्य निर्धारित लक्ष्य के अनुसार चल रहा है और नवंबर 2020 तक 65% से अधिक कार्य हो चुका है। परियोजना समय से पूर्ण की जाएगी और परियोजना हेतु 1107 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। तो याद रखना है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए जो अमाउंट अलॉट किया गया है बजट में, कितना? 1107 करोड़ रुपए। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के निर्माण की प्रगति लक्ष्य के अनुसार चल रही है और नवंबर 2020 तक 26% से अधिक कार्य हो चुका है। इस परियोजना के लिए 1492 करोड़ रुपए प्रस्तावित है, जबकि पूर्वांचल ये कितना है? तो 1107 करोड़ रुपया। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे निर्माण की प्रगति निर्धारित लक्ष्य के अनुसार गतिमान है और नवंबर 2020 तक 5% से अधिक कार्य हो चुका है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के परियोजना हेतु बजट में जो अमाउंट अलॉट किया गया है वह 860 करोड़ रुपए है। ठीक है, कितना? 860 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है गंगा एक्सप्रेस वे, तो इसके लिए बजट में कितना अमाउंट अलॉट किया गया है? तो याद रखना है कि बजट में जो निर्माण कार्य हेतु अलॉट किया गया है वह 489 करोड़ है और भूमि अधिग्रहण के लिए जो है वो 7200 करोड़ रुपए। ठीक है, तो
तो इम्पॉर्टेंट तथ्य ये है कि गंगा एक्सप्रेस वे का जो लंबाई है वो कितनी है, तो लंबाई भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये है 594 किलोमीटर। कितना? 594 किलोमीटर। और यह 6 लेन एक्सपेंडेबल टू 8 लेन होगी। नेक्स्ट पॉइंट, जनपद अयोध्या में निर्माणाधीन एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हवाई अड्डा, ठीक है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा अयोध्या होगा। तो याद रखना, अयोध्या का हवाई अड्डे का पूरा जो नाम होगा क्या होगा? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा। इसके लिए बजट में कितना करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो सिंपल सी बात, याद करना बहुत आसान है। कहीं भी आप जाते हो तो शुभ जो रुपया देते हो, गिनती जो देते हो आप, कहीं भी कहीं 101 रुपये देते हो या 121 रुपये या 100, तो याद रखना लगभग 100 के है। तो लगभग 100 का मतलब सीधा सा बात है कि जो है आपको शुभ गिनती वहाँ पर एक याद रखोगे, वो है 101 करोड़ रुपए, ठीक है। जेवर निर्माणाधीन एयरपोर्ट की हवाई पट्टियों की संख्या 2 से बढ़ाकर 6 करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। यह एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट के रूप में विकसित हो रहा है और इसके लिए बजट में अमाउंट कितना प्रावधान है? याद रखना 2000 करोड़ रुपए, ठीक है। जो हजार कितना? 2000। जेवर निर्माणाधीन एयरपोर्ट। तो याद रखना दोस्तों, अमाउंट जरूर याद रखना। बजट में कानपुर मेट्रो के लिए 597 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आगरा मेट्रो रेल परियोजना की अनुमोदित जो लागत है वो 8,380 करोड़ रुपए है और वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में परियोजना हेतु 478 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। तो कानपुर मेट्रो के लिए 597 है, आगरा मेट्रो के लिए 478। आगरा मेट्रो रेल परियोजना के प्राथमिक सेक्शन ताज ईस्ट गेट से जामा मस्जिद तथा सरकार ने कानपुर में पहले चरण में आईटी से मोती झील तक ट्रायल रन प्रारंभ करने की लक्षित तिथि 31 जुलाई 2021 तथा रेवेन्यू ऑपरेशन प्रारंभ करने की लक्षित जो तिथि है वो है 30 नवंबर 2021 निर्धारित की गई है। तो तिथि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। वाराणसी, गोरखपुर व अन्य शहरों में मेट्रो रेल परियोजना हेतु कितना करोड़ रुपए प्रस्तावित है बजट में? तो 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रदेश के 10 शहर दैट इज लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, सहारनपुर, बरेली, झांसी, मुरादाबाद तथा अलीगढ़ स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत चयनित हुए हैं। योजना हेतु 2000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में पीसीएस प्रीलिम्स 2000 कौन सा रहा अभी जो पहले हुआ है 2020, तो पीसीएस प्रीलिम्स 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स की आप समझ सकते हैं। पूछा ऐसे गया था कि उत्तर प्रदेश में कितने स्मार्ट सिटी, उत्तर प्रदेश के कितने शहर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए था? 10 शहर, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पीसीएस में। अब यहाँ पर देखिए, आपको याद रखना एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन 10 शहरों को ज़रूर देख लेना, ठीक है। क्योंकि अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बना के दे दें कि स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से शहर शामिल नहीं हैं, आपके ऑप्शन दे दें लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और गाज़ियाबाद, तो आप अगर 10 आपको याद रहेंगे तो आप गाज़ियाबाद को एलिमिनेट कर देंगे, इसमें से शामिल नहीं है, आपका आंसर डी हो जाएगा। इस तरह एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। या कितने शहर शामिल हैं, बहुत ईजी बना देंगे, कितने शहर शामिल हैं, तो 10 शहर शामिल हैं स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत। कितना अमाउंट अलॉट किया गया है बजट में, तो 2000 करोड़ रुपए, ठीक है। इस तरह एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। अब इसमें देखिए 10 शहरों में कौन कौन से शहर आ रहे हैं। अगर आप लखनऊ में हो तो लखनऊ से सीधे जो है इधर चले जाओगे आप साउथ में थोड़ा, लखनऊ के कानपुर, ठीक है, तो कानपुर हो जाएगा। थोड़ा ईस्ट चले जाओगे तो इलाहाबाद हो जाएगा। फिर उसके बाद प्रयागराज भी, इलाहाबाद प्रयागराज ही है, ठीक है। तो लखनऊ एक हो गया, लखनऊ, कानपुर, रुको, ठीक है, तो लखनऊ हो गया,
कानपुर हो गए, ठीक है, कानपुर से फिर प्रयागराज ले लो, वाराणसी भी हो गया, तो 4 शहर इधर ही हो गए। फिर आप देख रहे हैं आगरा, यानी पश्चिम साइड चले जाओ तो आगरा हो गया, सहारनपुर हो गया, बरेली हो गया और झांसी हो गया, साथ ही जो है मुरादाबाद और अलीगढ़। ये 10 इनको याद रखना, ठीक है। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और पश्चिम में चले जाना आगरा, सहारनपुर, बरेली, झांसी, मुरादाबाद और अलीगढ़, ठीक है। तो इस तरह ये आपके हो गए 10, ठीक है। 10 को ज़रा एक सरसरी निगाह से देख लेना, बाकी आप अपना कोई कोड बना लेना याद करने का तरीका, ठीक है। अमाउंट कितना अलॉट किया गया? 200। आगे चलते हैं, 2000 करोड़, ठीक है। स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा चयनित 10 नगर निगमों के उपरांत शेष नगर निगमों, दैट इज जो उपरांत का मतलब जो 10 स्मार्ट सिटी हो गए, कौन कौन से रहे? देखो, लखनऊ ले लो, लखनऊ के बाद कानपुर ले लो, कानपुर फिर प्रयागराज हो जाता है, प्रयागराज फिर वाराणसी हो जाता है। पश्चिम साइड में चले जाओ, आगरा हो जाएगा। आगरा के बाद कौन सा था दोस्तों? आगरा के बाद ABC था, ठीक है। बी का मतलब समझ लो, बी का मतलब बरेली हो जाएगा, यश झांसी है, ठीक है। तो आगरा, बरेली और सहारनपुर भी है, और एक और था, तो कितने हुए? 4 इधर, 5 6 7, 3 और बच रहे हैं। तो आगरा, बरेली, सहारनपुर, झांसी, आगरा, ठीक है, झांसी हो गया, और मुरादाबाद, अलीगढ़, ठीक है। तो ये इस तरह याद कर लेना, ठीक है। 2-3 बार आप ऐसे ही करोगे तो याद हो जाएंगे। 10 नगर निगमों के उपरांत शेष नगर निगमों, दैट इज वाराणसी, मेरठ, गाजियाबाद, अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, मथुरा, वृंदावन एवं शाहजहांपुर को 10 राज्य स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत स्मार्ट एवं सेफ सिटी के रूप में विकसित किए जाने का निर्णय प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया है। तो ये थोड़ा नया तथ्य है, ठीक है। स्मार्ट सिटी तो रहा ही पहले, लेकिन स्मार्ट एवं सेफ सिटी आ रहा है, तो कम से कम आप इसको ज़रूर याद रखना। 10 नगर निगमों के उपरांत शेष जो नगर निगम है, जैसे कि जो स्मार्ट सिटी को छोड़ देंगे 10, ठीक है, उन 10 में आप देख लोगे, उनके अलावा जो बात की जा रही है, शेष नगर निगम जो बचेंगे, वाराणसी, ठीक है, मेरठ, गाजियाबाद, अयोध्या, इन सब में जो है वो स्मार्ट व सेफ सिटी के रूप में विकसित किए जाने का जो है निर्धारित किया गया है प्रदेश सरकार के द्वारा। साथ ही इसके तहत जो अमाउंट अलॉट किया गया है उन 5 वर्षों में तैयार किया जाना है, वो है 175 करोड़ रुपए, ठीक है। तो कम से कुछ ज़्यादा नहीं, कम से कम स्मार्ट सिटी को जरूर याद रख लेना। आवारा पशुओं के पुनर्वास हेतु संचालित कान्हा गौशाला व बेसहारा पशु आश्रम योजना हेतु कितना बजट में अमाउंट अलॉट किया गया है? 80 करोड़ रुपए। कान्हा गौशाला, ठीक है, एग्जाम में अगर पूछ लिया गया कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रम योजना हेतु बजट में अमाउंट कितना जो है प्रस्तावित है, तो 80 करोड़ रुपए। नेक्स्ट पॉइंट है मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास योजना हेतु 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। देखिए, यह जो लेक्चर है ना दोस्तों, वो यूपी के सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट, चाहे वो PCS हो, RO ARO हो गए, आपके जो अपकमिंग आपका एग्ज़ाम जस्ट होने वाला 20 अगस्त को, तो ये तो इसके लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रामबाण है। इसी में से आप पढ़ लो 2-3 क्वेश्चन 10 नंबर में जो आने वाले हैं करंट अफेयर्स, 10 में से 3 क्वेश्चन तो यहीं से फंसेंगे आपके, ठीक है। मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास योजना हेतु कितना अमाउंट अलॉट किया गया है? 1000 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 6 लाख आवासों के निर्माण का लक्ष्य है, तो याद रखना है, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देखा होगा गाँव में काफ़ी लोगों के पास जो है कॉलोनियाँ हो गई, कॉलोनी के तौर पर आप कह सकते हैं। तो ये जो लक्ष्य है ना वो कितना है याद रखना, 6 लाख आवासों की यहाँ पर बात की जा रही है कि 21-22 जो वित्तीय वर्ष है इसमें 6 लाख आवासों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, और इस योजना के तहत 7000 करोड़ रुपए की बजटीय व्यवस्था प्रस्तावित है। तो इम्पॉर्टेंट तथ्य है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। पूरे विश्व में भारत सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला देश है तथा देश में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में प्रदेश जो उत्तर प्रदेश है वह प्रथम स्थान पर है, ठीक है। तो दुग्ध उत्पादन में अपना जो प्यारा भारत है वह नंबर 1 है, वहीं पर जो अपना उत्तर प्रदेश है वह भी दुग्ध उत्पादन में देश में नंबर 1 है।
वर्तमान में सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत 20 दुग्ध संघों के माध्यम से दुग्धशाला विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रदेश का दुग्ध जो उत्पादन रहा वह 30,518 टन रहा है और वह प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्ध जो रहा है वह 371 ग्राम रहा है। तो देख रहे हैं आप घटनासार वाले कितने इम्पोर्टेंट तथ्यों को लेकर के मैगजीन के साथ अपने ये प्रेजेंट जो होते हैं ना, काफ़ी इसीलिए तो जो घटनासार है काफ़ी इम्पोर्टेंट मानी जाती है। ठीक है, इतने अच्छे अच्छे फैक्टों को ये लोग कवर करते हैं कि पूछो ही मत। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत खुरपका, ठीक है, खुरपका मुंहपका एवं ब्रुसेलोसिस रोग नियंत्रण हेतु एक्शन प्लान के अनुसार क्रियान्वयन किया जा रहा है और वर्ष 2030 तक प्रदेश के पशुओं को खुरपका मुंहपका रोग से मुक्त करने का प्रथम लक्ष्य है। तो याद रखना दोस्तों, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो वर्ष याद रखना है कि सरकार का जो लक्ष्य है मुंहपका खुरपका, ठीक है, इनसे जो है मुक्त करने का जो लक्ष्य है वो कब तक है, वर्ष 2030 तक। जैसे कि आप पढ़े होंगे वर्ष 2030 तक। एक और लक्ष्य आपको याद रहा होगा कि रेलवे का जो 100% विद्युतीकरण वाला, ठीक है, ये सारी चीज़ें। आगे चलते हैं। देखिए एक जो है वीडियो तो मैं उस पर बना दूंगा कि गवर्नमेंट टारगेट का कौन कब का है, ठीक है, इंपॉर्टेंट तथ्य का। श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या धाम तक पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु 300 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या धाम तक पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु कितना बजट अमाउंट है, यानी जो वहाँ का हवाई अड्डे वहाँ के आसपास जो डेवलप किए जाएंगे रास्ते वगैरह उनके लिए जो अमाउंट कहा गया है 300 करोड़ रुपए। अच्छा, और वहाँ का जो डेवलप किया जा रहा है राम मंदिर उसके लिए कितना अभी पढ़ करके आ रहे हैं, कितना 101 करोड़ रुपया, ठीक है, 101 करोड़ रुपए, शुभ गिनती है, ठीक है, 101। लखनऊ में उत्तर प्रदेश जनजातीय संग्रहालय के निर्माण हेतु 8 करोड़ रुपए तथा शाहजहांपुर में स्वतंत्रता संग्रहालय की वीथी गांव के लिए 4 करोड़ रुपए की प्रस्ताव जो है किया गया है। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश जनजातीय संग्रहालय निर्माण हेतु कितना है, 8 करोड़ रुपए। वहीं पर अगर पूछा जाता है कि स्वतंत्रता संग्रहालय की जो वीथिकाओं के लिए जो कितना अमाउंट किया गया है, तो ये साथ ही साथ आपको जो प्लेस है याद रखना, शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पर बात की जा रही है स्वतंत्रता संग्रहालय की वीथिकाओं के लिए। तो ये अमाउंट है 4 करोड़। वहीं पर 4 का आधा है, 4 का 2 गुना है, वो है जनजातीय संग्रहालय के लिए कितना 8 करोड़ रुपए। ठीक है, प्रदेश के प्रतिष्ठित साहित्यकारों एवं कलाकारों जो अन्य किसी पुरस्कार से सम्मानित नहीं हो सके हैं उनको उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान प्रदान किए जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है और इस योजना यानी उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष जो है अधिकतम 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा और सम्मानित व्यक्ति को 11 लाख रुपये जो है राशि वह प्रदान की जाएगी। तो इम्पॉर्टेंट तथ्य है दोस्तों, क्या, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान, ठीक है, कितने व्यक्ति प्रतिवर्ष, तो मैक्सिमम 5 व्यक्ति, मैक्सिमम अधिकतम 5 व्यक्ति, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, लेकिन 5 से ज़्यादा नहीं हो सकते। अमाउंट का राशि कितना है, 11 लाख रुपए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला तथ्य है पर्यटन से संबंधित। उत्तर प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से भारत के प्रमुख स्थानों में आ चुका है और संस्कृति पर्यटन का विकास हुआ है और अधिक पर्यटन संभावनाएं जो है वो बढ़ाना सरकार के एजेंडे में है। उत्तर प्रदेश में 2019 में लगभग 54 करोड़ पर्यटन आए हैं, जिनमें भारतीय पर्यटकों की संख्या 53 करोड़ 60 लाख एवं विदेशी पर्यटकों की जो संख्या है वह 47 लाख है। तो एग्ज़ाम में अगर पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 2019 में लगभग कितने करोड़ पर्यटक जो है आए रहे, तो 54 करोड़, जिसमें कि देखे होंगे प्रदेश के अलावा देश में से अन्य प्रदेशों से भी जो है वो 53 करोड़ 60 लाख जो है आए रहे और विदेशियों के देखेंगे तो लगभग 47 लाख। इसमें कुंभ मेला में 2019 में आए
24 करोड़ पर्यटक विजिटर श्रद्धालु भी सम्मिलित हैं इन 54 करोड़ में। ठीक है। अयोध्या में पर्यटन सुविधाओं के विकास एवं सौंदर्यीकरण हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कितना? 100 करोड़। आप देख रहे हैं अयोध्या में आपने देखा 3 चीज़ें देखा। एक तो अमाउंट निर्माण के लिए मंदिर के 101 करोड़ रुपए की बात की गई है। वहीं पर रास्ता जो वहाँ राम मंदिर के लिए जाने के लिए जो रास्ताओं की वहाँ रास्तों की जो बात की जा रही है वो कितना? 300 करोड़ रुपए। वहीं पर पर्यटन सुविधाओं के विकास एवं सौंदर्यीकरण के लिए भी कितना? 100 करोड़। समझ रहे हैं? तो लगभग यहीं पर जो है 300-400-500 करोड़ यहीं पर जो है इन्वेस्ट हो रहा है। समझ रहे हैं आप? आगे चलते हैं। वाराणसी में पर्यटन सुविधाओं के विकास तथा सौंदर्यीकरण हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। तो अयोध्या में भी और वाराणसी में भी कितना? 100 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास हेतु 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास। चित्रकूट में पर्यटन विकास की विभिन्न योजनाओं हेतु 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त विंध्याचल एवं नैमिषारण्य में स्थल विकास हेतु 30 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों वन एवं पर्यावरण से संबंधित। तो भारतीय वन सर्वेक्षण की वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.19% क्षेत्र वन आवरण एवं वृक्षावरण से आच्छादित है। देखिए जो वन स्थिति रिपोर्ट होती है हर दूसरे साल में प्रकाशित की जाती है। तो यह 2017 के बाद 19 के बाद 21 में। तो 21 की अभी लेटेस्ट तो आई नहीं है, तो आपको यही 2019 वाली पढ़ करके जाना है। ठीक है। बाकी पीसीएस या आरओ के लिए उसके पहले अगर रिलीज होती है तो उसको अपडेट किया जाएगा। तो याद रखना है कि जो वन आवरण एवं वृक्षावरण से आच्छादित क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, वन आवरण एवं वृक्षावरण दोनों का। ठीक है। तो वन आवरण एवं वृक्षावरण का जो क्षेत्रफल है वह भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 9.19%। कितना? 1.19%। वहीं पर प्रदेश के वन आवरण एवं वृक्षावरण में जो वृद्धि हुई है यानी 2017 के मुकाबले 2019 में वह 127 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक है। वर्ष 2030 तक वन आवरण एवं वृक्षावरण का जो लक्ष्य रखा है यानी इस 9.19% को वर्ष 2030 तक कितना करना है? 15%। तो याद रखना इंपॉर्टेंट तथ्य 9.19 है, याद करना बड़ा आसान है 919। ठीक है। वर्ष 2020, वर्ष 2021 एवं वर्ष 2022 की वृक्षारोपण का जो लक्ष्य है वह क्रमशः आप देख सकते हैं कि वर्ष 2020 का 25 है, वर्ष 2020 का 25, वर्ष 2021 का 30 और वर्ष 2022 का 35। तो 25 से शुरू हो रहा है और 5-5 बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है। पौध उगान हेतु कितना? तो 3 वर्ष की कार्य योजना तैयार की गई है पौध उगान हेतु। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो वृक्षावरण एवं वन आवरण क्या पढ़ा कि कितना? 9.1%। साथ ही साथ आपने देखा जो टारगेट है वर्ष 2030 तक इसको कितना करना है? 15%। ठीक है। और क्या तथ्य पढ़े? और जो पढ़ा हम लोगों ने वो पढ़ा कि जो टारगेट रहा 20-21-22 का लगभग यानी 20-21-22 3 साल का। ठीक है। तो 25 से शुरू करोगे 5 तक जोड़ते चले जाओगे, 25, 30 और 35। प्रभावी जो सुरक्षा है, हाँ एक चीज़ और यहाँ पर था कितना वृद्धि हुई 127 था। ठीक है। ये देखिए। ठीक है। अगर ये पूछा जाता है कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है वन आवरण वृक्षावरण में तो है 127 किलोमीटर। ठीक है। यही तथ्य एग्जाम में पूछे जाते हैं, बड़े फैक्चुअल पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था एवं प्रवर्तन के कारण राज्य में बाघों की जो संख्या है वर्ष 2014 की 117 से बढ़कर वर्ष 2018 में 173 हो गई है। कितना? 173। राज्य प्रतिकारात्मक वनरोपण योजना के तहत 600 करोड़ रुपए की बजट में व्यवस्था प्रस्तावित है। कितना? 600 करोड़ रुपए।
सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को प्रोत्साहन प्रदान करने जाने हेतु 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। आगे चलते हैं। अगला जो तथ्य है वो है अल्पसंख्यक कल्याण के लिए। तो यहाँ पर देखिए क्या तथ्य हैं। अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना हेतु 829 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, पेयजल आदि सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने हेतु संचालित मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के जरिए 588 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मदरसा आधुनिकीकरण योजना के लिए कितना मदरसा आधुनिकीकरण योजना के लिए बजट में जो अमाउंट की व्यवस्था की गई है वह 479, ठीक है, 479 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है दिव्यांगजन कल्याण से संबंधित। तो दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत लगभग 10,87,000 पात्र दिव्यांगजन को 500 रुपये प्रतिमाह की दर से पेंशन दिए जाने हेतु 720 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। तो आप एग्जाम में जो पॉइंट यहाँ से बन सकने वाले क्वेश्चन ये है, बजट के अमाउंट तो कम ही पूछे जा सकने के चांस है। यहाँ पर पूछा जा सकता है कि दिव्यांगजन जो पेंशन योजना है इसके अंतर्गत जो इसके पात्र होंगे दिव्यांगों को कितना रुपए प्रतिमाह जो है ये बात की जा रही पैसे की, तो 500 रुपये प्रतिमाह, ठीक है, यानी साल भर में कितना होगा 12×5 = 6,000। आगे चलते हैं। मान लो आपके एग्ज़ाम में पूछ ले प्रतिवर्ष, तो आप यहाँ से थोड़ा लगा सके, ठीक है, 500 याद है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे 12, ठीक है। व्यापारी कल्याण। तो उत्तर प्रदेश राज्य कर विभाग में पंजीकृत व्यापारियों के लिए संचालित मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना, मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना, तो व्यापारी जो दुर्घटना बीमा योजना है इसके अंतर्गत प्रति लाभार्थी दे जो धनराशि सरकार द्वारा कितना है 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए की गई है। अच्छा, 5 लाख वाला कुछ याद आ रहा, अभी जो पढ़ करके आ रहे हैं, क्या था वो किसानों वाला था, कुछ संबंधित याद आ रहा है, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत, ठीक है। बजट में था कितना 100, तो उसी में था आत्मनिर्भर वाले में, और दुर्घटना वाले में कृषक दुर्घटना मुख्यमंत्री वाले में 600 करोड़ अमाउंट बजट में किया गया है। और प्रति जो लाभार्थी होंगे इसके अंतर्गत उनको कितना मिलेगा 5 लाख था। इस तरह आप यहाँ देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना के अंतर्गत 5 लाख का अमाउंट जो है वो बढ़ाकर कितना कर दिया गया है 10 लाख रुपए, ठीक है। तो ये सब तथ्य हैं दोस्तों। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है न्याय से संबंधित तथ्य। तो जनपद प्रयागराज में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने का निर्णय लिया गया है। देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथ्य है दोस्तों कि राष्ट्रीय एग्जाम में पूछा अगर जाता है कि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने का जो किया जाएगा स्थापना वो कहाँ किया जाएगा, याद रखना है प्रयागराज में, ठीक है। अब इसको आप भूल सकते भी नहीं हैं क्योंकि जो प्रयागराज है, ठीक है, पूर्व में रहा इलाहाबाद, या आप कह सकते हैं कि प्रयागराज में जो आपका कोर्ट है उत्तर प्रदेश का, ठीक है, न्यायालय वो इलाहाबाद में ही है प्रयागराज में। तो विधि है, विधि से आप गैस के ले जाएंगे कहाँ की बात की जा रही है प्रयागराज में, ठीक है। तो भूलेंगे नहीं, ये चीज़ आप याद रहेगी आपको। तो जनपद प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने का निर्णय लिया गया है और माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद परिसर में मल्टी लेवल पार्किंग में एडवोकेट चैम्बर्स का निर्माण EPC मोड पर किए जाने का निर्णय लिया गया है। जनपदों में न्यायालय के भवन निर्माण है 450 करोड़ रुपए व्यवस्था प्रस्तावित, ये सब चीज़ें हैं। माननीय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्तिगण के लिए आवासीय भवनों के निर्माण हुए तो 100 करोड़ रुपए, ठीक है। तो ये सब इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट तथ्य है कि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के लिए स्थापना कहाँ की जाएगी, प्रयागराज में। दैट्स इट। नेक्स्ट तथ्य है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथ्य है, ठीक है, कि राज्य में जो बजट है, बजट में सबसे ज़्यादा जो पैसा आने की बात की गई है वो कहाँ से आएगा, तो बजट में स्वयं का कर राजस्व, ठीक है, स्वयं का कर जो राजस्व कर है सबसे ज़्यादा जो बजट में पैसे आने की बात कही जा रही है वह यानी जो स्टेट कर हैं, ठीक है, उनसे जो है यहाँ पर आएगा 34.5%, यानी अगर 1 रुपये है या आप 100 रुपये में कह सकते हैं कि 34.5 रुपया है वो कहाँ से आएगा, तो स्वयं का कर यानी स्टेट का जो होता है, ठीक है।
तो स्वयं के राजस्व कर से। वहीं पर केंद्रीय करों में जो राज्य का अंश होगा, उत्तर प्रदेश के राज्य का अंश होगा वह 22.1%। केंद्र सरकार से सहायता अनुदान देखोगे तो 16.2% है। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जो बजट में आने की बात कही गई, सबसे ज़्यादा पैसा आएगा, तो सीधा और सीधा आपको जानना है कि स्टेट गवर्नमेंट के जो टैक्स होंगे वहाँ से आएंगे। तो उत्तर प्रदेश के टैक्स से जो होगा वहाँ से। उसके बाद बजट में सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से, तो भाई जो सेंट्रल के गवर्नमेंट जो टैक्स का हिस्सा बनेगा, ठीक है, केंद्रीय कर में उसका होगा। अच्छा, यहाँ पर आपको याद आ रहा होगा कि जो बजट जो यूनियन बजट है, यानी जो केंद्रीय बजट है, उसमें सबसे ज़्यादा पैसा आने की जो बात की जाती है कहाँ से, तो है उधारी एवं अन्य देयताएँ से है। ठीक है, जो कि लगभग क्या 36% ही है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट तथ्य याद रखने हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर दोस्तों। नेक्स्ट है रुपया आता हो गया, रुपया जाता कैसे है, कहाँ सबसे ज़्यादा। तो सरकार का जो पैसा सबसे ज़्यादा जाएगा, यहाँ पर बात की जा रही है कैपिटल एक्सपेंडिचर की सबसे ज़्यादा। ठीक है, पूंजीगत परिव्यय। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब अगर ज़्यादा किया जा रहा है तो इसका मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, उनके डेवलपमेंट की बात होती है कि नई चीज़ों को, भाई जब कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका बढ़ता है तो नई चीज़ों के डेवलप की बात की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर में देखेंगे तो 21 कितना है, 21.1% है। कितना, बस इतना याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा रुपया कहाँ जाता है, तो आपको याद रखना है पूंजीगत परिव्यय है। आता कहाँ से सबसे ज़्यादा, तो जो सरकार के जो टैक्स होंगे वहाँ से। ठीक है, दैट्स इट, इतना याद रखना। परसेंटेज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर मान लो पूछ लें तो आपको थोड़ा ध्यान देना है, 21.1%। अच्छा, यहाँ पर ये हो गया। सेंटर में कितना रहा, तो सेंटर में सबसे ज़्यादा जो रहा वो सरकार की जो ब्याज अदायगी में वहाँ ज़्यादा था पैसा। ठीक है, लगभग 20% सेंट्रल वाले में रहा। आगे चलते हैं। अगला तथ्य है कि उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय में 2 गुनी वृद्धि। अर्थ एवं संख्या प्रभाग राज्य नियोजन संस्थान उत्तर प्रदेश द्वारा 23 फरवरी 2021 को प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार औद्योगिकरण, बुनियादी ढांचे में सुधार, बढ़ती कारोबारी गतिविधियां और अन्य आर्थिक सुधारों के कारण राज्य की आर्थिक स्थिति तेजी से सुधर रही है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत तक राज्य का जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है वह 21,73,390 करोड़ रुपए के लगभग पहुंच जाने का अनुमान बजट में किया गया है। तो याद रखना, राज्य का जो सकल घरेलू उत्पाद है वो कितना अनुमानित किया गया है 2021-22 के अंत तक, यानी वित्तीय वर्ष, यानी अप्रैल 2000 यानी 31 मार्च 2022 तक। ठीक है, तो यहाँ पर जो बात की जा रही कितना 31 मार्च 2022 का मतलब ये है जो वित्तीय वर्ष है 21-22, यानी जो वित्तीय वर्ष 21-22 शुरू होता है कहाँ से, तो 1 मार्च 2021 से लेकर के 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक। तो वही मैंने बोला 31 मार्च 2022 तक कहा गया है। इसके अंत तक राज्य का जो सकल घरेलू उत्पाद है वह कितना 21,73,390 करोड़ रुपए लगभग पहुंच जाने का बजट में अनुमान जताया गया है। राज्य की आबादी यदि 23 करोड़ मानी जाए तो इस जीएसडीपी, यानी जो जीएसडीपी है स्टेट सकल घरेलू उत्पाद, इससे जो प्रति व्यक्ति आय होगी वह करीब 94,495 हो जाएगी। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट तथ्य याद रखना है, कितना 94,400। साथ ही साथ जो जीडीपी के अनुमान जो लगाया जा रहा है कितना, तो ये 73,390 करोड़, इतना याद रखना। 2016-17 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी रही, तो 50,942 रुपये थी। इस दृष्टि से वित्तीय वर्ष 2020-21 की अंत तक प्रति व्यक्ति आय इसकी लगभग 2 गुने के बराबर पहुंच जाएगी। वर्ष 2017-18 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी रही, बस ये सब छोड़िए, आपको 2021-22 का याद रखना। अनुमानतः लगभग कितना 94,495, दैट्स इट। राज्य सकल घरेलू उत्पाद स्टेट जीडीपी, तो वित्तीय वर्ष 2021-22 राज्य सरकार के बजट के आंकड़ों के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य का जो सकल घरेलू उत्पाद रहा वह 19,30,527 करोड़ रुपए है। कितना, ये इंपॉर्टेंट तथ्य है।
सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? तो 19,30,527 करोड़ रुपए। वहीं नए वित्तीय वर्ष 2021-22 में यह GDP बढ़कर 21,73,390 करोड़ रुपए हो जाएगी और यह धनराशि चालू वित्तीय वर्ष के मुकाबले 2,32,863 करोड़ रुपए अधिक है। ठीक है, तो हो कितनी जाएगी? 21,73,390 करोड़ रुपए। है कितनी? तो ये है 19,30,527। आगे चलते हैं। प्रति व्यक्ति कर्ज विकास के साथ ही राज्य की ऋणग्रस्तता भी बढ़ रही है और चालू वित्त वर्ष 2020-21 में राज्य की कुल ऋण जो ग्रस्तता रही वह रही 5,65,909 करोड़ 69 लाख रुपए, 69 रुपए। ठीक है, आप क्या पढ़ोगे इसको? 5,65,909 करोड़ 69 लाख रुपए। नए वित्तीय वर्ष 2021-22 में ऋण ग्रस्तता कितनी रही? यह रही 6,11,161 करोड़ 85 लाख रुपए हो जाने का अनुमान बजट में किया गया है ऋण ग्रस्तता। ठीक है, इसे प्रति व्यक्ति जो कर्ज होगा ये देखते हैं। 23 करोड़ आबादी में इन कर्जों का विभाजन अगर किया जाएगा तो कर्ज कितना होगा 21-22 में? यानी अगर हम लोग यूपी से हैं तो 26,572 रुपये का कर्जा है हम लोगों पर, समझ रहे आप। वहीं पर 2022-21 में आप देखोगे तो 24,604 रुपये रहा, जबकि 2021-22 में हम लोगों को जो कर्जा है प्रति व्यक्ति का आप देख सकते हैं 26,572 रुपये हो गया। तो कम से कम आप अपना कर्जा जरूर याद रखना, एग्जाम में अगर आता है तो आप वहाँ पर क्लिक कर पाएँ। यानी विकास के साथ ही राज्य में प्रति व्यक्ति कर्ज के आंकड़ों में 1968 रुपये की वृद्धि हो जाएगी। कितना? 1968। नेक्स्ट है सरस आजीविका मेला 2021। तो 26 फरवरी से 14 मार्च 2021 तक सरस आजीविका मेला का आयोजन नोएडा में किया गया और इस मेले का उद्घाटन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित इस मेले में 27 राज्यों में से 300 से अधिक स्वयं सहायता समूह और हस्तशिल्पियों ने हिस्सा लिया। प्रयागराज के मेजा में गंगा तट कछुआ वन्यजीव विहार घोषित। तो याद रखना, प्रयागराज के मेजा में कौन सा? गंगा तट कछुआ वन्यजीव विहार घोषित किया गया है। प्रयागराज मेजा में गंगा का 30 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वह कछुआ वन्यजीव विहार घोषित किया गया है। जिले के जिलाधिकारी ने 9 फरवरी 2021 को इसकी घोषणा की है। कछुआ वन्यजीव विहार कहाँ पर? प्रयागराज के मेजा में। गंगा रीजन का कितना? 30 किलोमीटर का जो क्षेत्र है। मेजा तहसील के कोठारी गांव के आसपास 30 किलोमीटर के दायरे में कछुआ का संरक्षण होगा और निर्धारित दायरे में 4 नस्ल के कछुए गंगा में छोड़े जाएंगे। यह क्षेत्र पर्यटन के लिए भी विकसित किया जाएगा। संरक्षण के बाद वन्यजीव और उनके पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन और विकास किया जा सकेगा उनके लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। कोठारी क्षेत्र में गंगा तट पर बहुत बड़ा पर्यटन केंद्र बनेगा और 4 प्रजाति की कछुए गंगा में छोड़ने की प्रक्रिया 2 महीने में पूरी की जाएगी। इसके बाद क्षेत्र में नौका विहार शुरू किए जाने की योजना भी है। जिलाधिकारी ने बताया है कि यह क्षेत्र पारिस्थितिकीय, प्राणी जाति, प्राकृतिक और प्राणी तत्वीय महत्व है, इसलिए इस क्षेत्र को संरक्षित करने की आवश्यकता है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बस इतना ही इम्पॉर्टेंट है कि जो कछुआ वन्यजीव विहार जो घोषित किया गया है, याद रखना कहाँ? प्रयागराज के मेजा में, और यह 30 किलोमीटर का रीजन होगा। साथ ही ये आप कह सकते हैं कि कितने प्रजाति तो 4 तरह की नस्ल की जो है यहाँ पर कछुओं को जो है यहाँ पर छोड़ा जाएगा उसमें। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, इतना ही याद रखना बस, बाकी इतनी कहानी का आप इतना ज़रूरी नहीं। आगे चलते हैं। किसान कल्याण मिशन की शुरुआत। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 जनवरी 2021 को लखनऊ के सरोजी नगर विकास खंड से किसान कल्याण मिशन योजना की शुरुआत की है। तो याद रखना, किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की योजना कब हुई है? अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए प्लेस भी, तो याद रखना लखनऊ के सरोजी नगर से। डेट क्या है? 6 जनवरी 2021। किसान कल्याण मिशन का जो उद्देश्य है, वर्ष 2022 तक उत्तर प्रदेश में किसानों की आय को दोगुना करना है। किसानों के कल्याण के लिए 3 सप्ताह का अभियान सभी 75 जिलों के हर विकास खंड में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट तथ्य है, उत्तर प्रदेश में अभ्युदय
कार्यक्रम की घोषणा। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 24 जनवरी 2021 को 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखना है। 24 जनवरी 2021 को छात्रों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहयोग करने के लिए राज्यव्यापी मुफ्त कोचिंग सुविधा शुरू कार्यक्रम जो है घोषणा की गई। तो आप समझ रहे होंगे, आपने पढ़ा होगा काफ़ी पहले भी, अब उद्योग कार्यक्रम योजना के किसके तहत आती है, तो ये मुफ्त कोचिंग सुविधा, ठीक है। कक्षाओं को वास्तविक और वास्तुतः रूप से आयोजित किया जाएगा तथा नीट है, IIT जेईई है, NDA CDS या UPSC जैसी विभिन्न परीक्षाओं के लिए मार्गदर्शन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान योजना जो है वो शुरू करने का भी घोषणा की है। उत्तर प्रदेश गौरव, जिसमें कि हम लोग अभी जस्ट पढ़ करके आ रहे हैं कि मैक्सिमम जो है 5 व्यक्तियों को चुना जाएगा और लगभग जो अमाउंट की राशि है कितना है, लगभग क्या एकदम फिक्स है, वो है 11 लाख रुपए। जस्ट पढ़ के अभी थोड़ी देर पहले आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो याद रखने इंपॉर्टेंट तथ्य होते हैं। वही बात यहाँ पर बताई जाए, प्रशंसा दिलाने वाले 3 से 5 नागरिकों को प्रतिवर्ष सम्मानित किया जाएगा। तो अभी हम पढ़कर आए हैं 11 लाख रुपए का सम्मान दिया जाएगा और मैक्सिमम जो व्यक्ति हैं वो 5, यानी कि कभी 2 भी हो सकते, 3 भी हो सकते हैं या 1 भी हो सकते हैं। तो मैक्सिमम जो है तो यहाँ पर बताया गया 3 से 5 लगभग, ठीक है। नेक्स्ट तथ्य, नेक्स्ट है कानपुर में भारत का पहला चमड़ा पार्क स्थापित। तो अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि देश का पहला चमड़ा पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो कानपुर उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश सरकार कानपुर जिले में देश का पहला चमड़ा पार्क स्थापित करेगी और इस परियोजना से लगभग 50,000 रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है और लगभग यानी 1.5 लाख व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रूप से आजीविका मिलने की संभावना है। चमड़े के पार्क में उत्पादन के साथ साथ चमड़े के उत्पादों की प्रदर्शनी के लिए भी सभी सुविधाएं होंगी। तो ये कितने रोजगार होंगे ये सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रखना है कि भारत देश का पहला जो चमड़ा पार्क स्थापित किया जा रहा है वो कानपुर उत्तर प्रदेश में, दैट्स इट। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश बना 2 एक्सप्रेस वे हवाई पट्टी वाला पहला राज्य। उत्तर प्रदेश का बना 2 एक्सप्रेस वे हवाई पट्टी वाला पहला राज्य। कौन सा देश का पहला राज्य है? उत्तर प्रदेश, 2 एक्सप्रेस वे हवाई पट्टी वाला। उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 2021 को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर 2 एक्सप्रेसवे हवाई पट्टी वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। यह उपलब्धि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कूड़े भार के पास 3300 मीटर लंबी हवाई पट्टी के निर्माण के पूरा होने के साथ प्राप्त की गई है। एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी को आपातकालीन लैंडिंग और लड़ाकू विमानों के टेक ऑफ की सुविधा के लिए डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार 2019। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के वर्ष 2019 के पुरस्कारों की घोषणा 26 फरवरी 2021 को की गई, जिनका विवरण इस प्रकार है। संस्थान का 5 लाख रुपए का जो सर्वोच्च भारतीय सम्मान है वह मुंबई की डॉक्टर सूरीबाला को दिया गया है। 4 लाख रुपए राशि वाला लोहिया साहित्य सम्मान लखनऊ के दयानंद पांडे को दिया गया है और 4 लाख रुपए का ही हिंदी गौरव सम्मान दिल्ली के तरुण विजय को मिला है। 4 लाख रुपए राशि का महात्मा गांधी साहित्य सम्मान भोपाल के डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद मिश्र को यानी पंकज को और इतनी ही राशि पंडित दीनदयाल उपाध्याय सम्मान दिल्ली के डॉक्टर सूर्यकांत बाली को दिया गया है। नेक्स्ट है अवंतीबाई साहित्य सम्मान, जिसका अमाउंट 4 लाख रुपए होता है और यह भोपाल की डॉक्टर कपिल तिवारी को तथा राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन सम्मान, इसका भी अमाउंट 4 लाख रुपए है और यह राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा को दिया गया है। अगला तथ्य, रानी लक्ष्मीबाई और लक्ष्मण पुरस्कार। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुरस्कार है उत्तर प्रदेश के लिए। विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 18 खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार दैट इज लक्ष्मण पुरस्कार व लक्ष्मीबाई पुरस्कार 24 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश के दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक समारोह में प्रदान किया। एक्चुअली यह उत्तर प्रदेश का जो है सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, रानी लक्ष्मीबाई व लक्ष्मण पुरस्कार, इसलिए इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है। प्रत्येक पुरस्कृत खिलाड़ी को 3.11 लाख रुपए, आप कह सकते हैं 3,11,000 की जो है वो राशि प्रदान की गई है।
4 खिलाड़ियों को सामान्य वर्ग में लक्ष्मण पुरस्कार व 5 महिला खिलाड़ियों को सामान्य वर्ग में लक्ष्मीबाई पुरस्कार इन पुरस्कारों के अंतर्गत दिए गए हैं। कौन कौन से हैं इसमें देखिएगा, इंपॉर्टेंट थे। तो 2 खिलाड़ियों को वेटरन्स श्रेणी में लक्ष्मण पुरस्कार व एक को जो है इस श्रेणी में लक्ष्मीबाई पुरस्कार दिया गया है। पहली बार इस वर्ष दिव्यांग वर्ग के अंतर्गत भी पुरस्कार दिए गए हैं। तो ध्यान रखना, अगर एग्जाम में पूछा जाता है दिव्यांग वर्ग किसको दिया गया है, तो इस श्रेणी में 4 खिलाड़ियों को लक्ष्मण पुरस्कार व 2 को लक्ष्मीबाई पुरस्कार दिए गए हैं। और सभी पुरस्कृत खिलाड़ियों के नाम आप देख सकते हैं। लक्ष्मण पुरस्कार पाने वालों में नितिन तोमर कबड्डी के लिए, पुनीत कुमार को रोइंग के लिए, गौरव बालियान को कुश्ती, सूरज यादव को वुशु में, राजकुमार वेटरन वर्ग के कुश्ती में, जबकि कुलदीप कुमार को वेटरन वर्ग एथलेटिक्स, वरुण सिंह भाटी को दिव्यांग एथलेटिक। ठीक है, तो याद रखना ये दिव्यांग एथलेटिक वाले जरूर, क्योंकि पहली बार दिया गया है। वरुण सिंह भाटी हैं, इनको दिव्यांग एथलेटिक्स। सचिन चौधरी दिव्यांग वर्ग की पावर लिफ्टिंग के लिए। वहीं पर अबू हुबैदा इनको दिव्यांग वर्ग में दिया गया है बैडमिंटन के लिए। वहीं पर आकाश भी दिव्यांग वर्ग में है शूटिंग के लिए। तो दिव्यांग वाले को जरूर याद रखना, पहली बार है। नेक्स्ट पॉइंट है लक्ष्मीबाई पुरस्कार। ठीक है, तो इसमें वंदना कटारिया, ठीक है, इसी फीमेल वाले हैं। तो वंदना कटारिया हॉकी से, प्रियंका को एथलेटिक्स, स्वर्णिमा जायसवाल को हैंडबॉल और हिमानी सिंह शूटिंग, साक्षी जौहरी वुशु, बिमला सिंह वेटरन वर्ग एथलेटिक्स में, ज्योति दिव्यांग वर्ग में है तीरंदाजी में। तो ये दिव्यांग वाले को जरूर याद रखना, पहली बार दिया गया है। ज्योति दिव्यांग वर्ग, आकांक्षा चौधरी भी दिव्यांग वर्ग शूटिंग में। एक तीरंदाजी वाली है, एक है शूटिंग में, 2 महिलाएं। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट तथ्य है कि बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए पीलीभीत टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो याद रखना है, बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए हाल ही में कौन से टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो वह है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। पीलीभीत टाइगर रिजर्व और उत्तर प्रदेश वन विभाग को बाघों की संख्या को दोगुना करने के 10 वर्षों के लक्ष्य को मात्र 4 वर्षों में ही प्राप्त करने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार T×2, ठीक है, यानी टारगेट जो दोगुना था वो नवंबर 2020 में प्रदान किया गया है। टाइगर को दोगुना करने का जो लक्ष्य रहा, टाइगर ×2 बाघों को दोगुना करना है, जो जंगली बाघों को दोगुना करने के लक्ष्य को पूरा करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। PTR में यानी पीलीभीत टाइगर जो रिजर्व है, इसमें 2014 में 25 बाघ थे, 2018 में आप देखें तो ये है 65 हो गए हैं। वहीं पर पीलीभीत टाइगर रिजर्व सभी 13 बाघ रेंजों देशों दैट इज भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, कंबोडिया, चाइना, इंडोनेशिया, लाओ, PDR, मलेशिया, म्यांमार, रूस, थाईलैंड और वियतनाम, इनमें पुरस्कार जीतने वाला भारत पहला देश है। UNDP दैट इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की पारिस्थितिकीय तंत्र और जैव विविधता के प्रमुख मिंडोरी पैक्सटन द्वारा राज्य के प्रमुख वन संरक्षित सुनील पांडे को पुरस्कार प्रदान किया गया। तो यह है कौन, सुनील पांडे, ठीक है, इनको प्रदान किया गया है, राज्य के प्रमुख वन संरक्षक हैं। साथ ही कौन सा टाइगर रिजर्व है जिसको 10 साल में दोगुना करना था लेकिन मात्र 4 सालों में ही दोगुना कर दिया टाइगर को, तो कौन सा टाइगर रिजर्व है दोस्तों, वो है PTR, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट पॉइंट है, आगरा का सूर्य सरोवर रामसर साइट घोषित किया गया है। तेजी से कम हो रहे स्पॉटेड ईगल यानी विशेष प्रजाति का चील है ये, और प्रदेश का राज्य पक्षी सारस, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है, सारस। इसका प्राकृतिक आवास आगरा दिल्ली राजमार्ग पर स्थित आगरा का सूर्य सरोवर, इसको 15 नवंबर 2020 को रामसर साइट घोषित किया गया है। सूर्य सरोवर का नाम से प्रसिद्ध आगरा की यह जो कीठम झील है, ठीक है, तो सूर्य सरोवर को ही कीठम झील के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो एक्चुअली जो है सूर्य सरोवर के नाम से प्रसिद्ध है कीठम झील, ठीक है। तो मान लो एग्जाम में सूर्य सरोवर ने दिया कीठम झील आ गई, तो आपको कीठम झील ही क्लिक करना है, ठीक है। तो यह कीठम झील 60 प्रजातियों की मछलियों, 300 अजगर, 106 से अधिक प्रजातियों की पक्षियों से लेकर
दक्षिण एशियाई क्षेत्र में पाए जाने वालों में ग्रे लेग गूंज की 1% से अधिक संख्या यहाँ पाई जाती है। बस इतना याद रखना है। सूर सरोवर, ठीक है, रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। सूर सरोवर या कीठम झील कहाँ की? आगरा की। यह पूरी झील जो है वो 7.13 वर्ग किलोमीटर के जलग्रहण क्षेत्र में फैली है और इसे 1991 में राज्य वन विभाग ने राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य घोषित किया था। इससे पहले जनवरी 2020 में राज्य की 6 अन्य आर्द्रभूमि को रामसर साइट घोषित किया गया था। तो बस आपको लेटेस्ट याद रखना है, वो है रामसर, ठीक है। बाकी जो लिस्टिंग होगी मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, ठीक है। बाकी आप करंट अफेयर्स के बहुत सारे आपको मिल जाएंगी वहाँ पर, जैसे कि दृष्टि की पड़ी होगी पिछले साल, पिछला इसका इसी का अंक जो है पिछला जो रहा उसको भी टेलीग्राम पर डाल रखा है, ठीक है। यानी घटनासार जो अपडेट रहा सितंबर से लेकर मार्च तक उसमें दिया है, ठीक है। इसके साथ आप जो देखेंगे इसको भी हमने जो है टेलीग्राम पर डाल दिया है, ठीक है। जिनको जल्दी कवर करना है, वो लगता है हम 2 दिन में पढ़ के ख़त्म कर देंगे, उनके लिए है टेलीग्राम पे जो है पढ़िए टेलीग्राम पे, उसको आप पढ़ लीजिए, कवर कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर हम कवर तो कर रहे हैं लेकिन साथ में बता रहे हैं क्या इंपॉर्टेंट हो सकता क्या नहीं। अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो अच्छी बात है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो डिटेलिंग वाले जो रहे दोस्तों हम लोगों ने कवर कर लिया। अब आपका जो है तथ्य वन लाइनर के फैक्ट में यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो आइए वन लाइनर को भी कवर करके फिनिश करते हैं उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स को। तो वन लाइनर का पहला पॉइंट है कि 25 जून 2021 को इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कंटेस्ट 2020 में उत्तर प्रदेश को देश के शीर्ष राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है। प्रदेश का वह रेलवे स्टेशन जिसका नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई स्टेशन करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है, उसका नाम है झांसी। वरिष्ठ IPS अधिकारी जिन्हें 30 जून 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है, तो उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक का नाम है मुकुल गोयल। 21 जून 2021 को उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला राज्य का पहला कोरोना मुक्त जिला बन गया? वो है महोबा। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया गया, सिद्धार्थनगर। 16 जून 2021 को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किसे राज्य अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? वो है डॉक्टर बाबू, कौन है ये? डॉक्टर राम बाबू हरित को। किसके अध्यक्ष हैं? किस आयोग के? तो उत्तर प्रदेश का जो SC आयोग है, ठीक है, SC ST आयोग, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर राम बाबू हरित। हाल ही में केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? मध्य प्रदेश। मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश में कहां पर शहीद अशफाक उल्लाह खां पार्क का उद्घाटन किया गया है? यह गोरखपुर में। वर्तमान में भारत का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2021 में उत्तर प्रदेश को किस पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया? यह है ई-पंचायत पुरस्कार 2021। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश स्थित वह बैंक जिसने 26 अप्रैल 2021 को एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में अपना प्रचारण शुरू किया है, वह है शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। इसका एटीएम तो मैंने यूज़ भी कर लिया है। चलो आगे चलते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जिन्होंने 5 जून 2021 को उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है, ये है न्यायमूर्ति BK नारायण। भारतीय राजस्व सेवा के वह अधिकारी जिन्हें अप्रैल 2021 में उत्तर प्रदेश की लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ये है संजय श्रीनेत। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 10 जून 2021 को किसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो यह है जस्टिस संजय यादव को। देखिए ये यूपी PCS वाले जिनको नाम जानते हैं, लेकिन जो UPSSC PT के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वो भी अपने अध्यक्ष का नाम कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने जून 2021 में जारी एक रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश के किन जिलों में हुए विकास कार्यों की प्रशंसा की है?
यह सोनभद्र, चंदौली और फतेहपुर। लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर के बाद उत्तर प्रदेश के किन दो अन्य शहरों में कमिश्नरी प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया है? तो देखिए, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, और लखनऊ तो कमिश्नरेट सिस्टम हो ही गया है। अब जो निर्णय लिया गया है वह वाराणसी और कानपुर में भी, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट तथ्य है, मोस्ट याद रखना है, ठीक है। स्मार्ट सिटी में देख रहे होंगे लखनऊ, लखनऊ के बाद कानपुर, कानपुर की बाद प्रयागराज, प्रयागराज की बाद जो है वो वाराणसी। तो इस तरह है। तो याद रखना दोस्तों यहाँ पर तथ्य कि लखनऊ गौतम बुद्ध के बाद अब जो चुने गए डिस्ट्रिक्ट हैं वह कानपुर और वाराणसी की बात की जा रही है। यहाँ पर भी पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू होगा। 24 मार्च 2021 को ग्राम उजाला योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस जिले से की गई? वाराणसी से। ग्राम उजाला योजना कहाँ से? वाराणसी से। उत्तर प्रदेश के वह जिले जिन्हें पिछले दिनों हुए केन बेतवा लिंक परियोजना समझौते के तहत सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी, तो केन बेतवा लिंक से लाभान्वित होने वाले जो उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट होंगे वह होंगे बांदा, महोबा, झांसीपुर, एक्सक्यूज मी, कौन कौन से होंगे? बांदा, महोबा, झांसी एवं ललितपुर। उत्तर प्रदेश सरकार ने कब तक राज्य की सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 31 दिसंबर 2022 तक। पिछले दिनों कहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बंडई बांध, कौन सा बांध है? बंडई बांध का उद्घाटन किया गया है? ललितपुर में। 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड में निकाली गई 32 झांकियों में से उत्तर प्रदेश की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला। राज्य की झांकी का जो थीम रहा, विषय रहा, वह क्या रहा? वो रहा अयोध्या, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत। उत्तर प्रदेश का वह जिला प्रशासन जिसे हाल ही में कोविड-19 प्रबंधन के लिए द स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है, अयोध्या जिला प्रशासन को। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में कहां पर प्रदेश का पहला चमड़ा पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? कानपुर में। उत्तर प्रदेश में संचालित वह मेट्रो सेवा जो भारत की पहली मेट्रो परियोजना बन गई है, जिसने ट्रेन के डिब्बों को साफ करने के लिए पैरावैगनी अल्ट्रावायलेट किरणों का जो है उपयोग कर रहा है, तो ये है लखनऊ मेट्रो। देश का पहला फ्रेट विलेज लगभग 100 एकड़, देश का पहला फ्रेट विलेज लगभग 100 एकड़ भूमि में उत्तर प्रदेश में कहां पर विकसित हो रहा है? तो याद रखना है देश का पहला फ्रेट जो विलेज है वह वाराणसी में विकसित हो रहा है। केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा दिसंबर 2020 में उत्तर प्रदेश में स्थित किस उद्यान को चिड़ियाघर के रूप में मान्यता दी गई है? यह शहीद अशफाक उल्लाह खान उद्यान, गोरखपुर। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर वर्चुअल माध्यम से फरवरी 2021 में DRDO के फायर सेफ्टी प्रशिक्षण के लिए कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन किया है? यह पिलखुआ में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश स्थित निर्माणाधीन वह हवाई अड्डा जिसे फरवरी 2021 में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की विमानन नियामक महानिदेशक से मंजूरी प्राप्त हुई है, वह है कुशीनगर हवाई अड्डा। यह क्वेश्चन एग्जाम PCS के एग्जाम में पूछा जा चुका है। फरवरी 2021 में उत्तर प्रदेश राज्य का जो बजट का आकार रहा जो पेश किया गया है वह कितना है? तो ये है 5,50,270 करोड़ 78 लाख रुपए। आपको याद बस इतना ही रखना है, 55,027,0.78। ठीक है, कितना? 55,027,0.78 करोड़ रुपए। वित्तीय वर्ष 2021-22 की राज्य बजट में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो 4.17% है। वहीं यूनियन बजट में कितना है? तो 6.8% है, 6.8।
उत्तर प्रदेश का कितना 4.17। वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंत तक राज्य का सकल घरेलू उत्पाद कितना हो जाने का बजट में अनुमान है? तो याद रखना इंपॉर्टेंट तथ्य है 21,73,390 करोड़ रुपए। प्रति व्यक्ति जो अनुमानित है आय, ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश के हम अगर लोग हैं तो हमारी जो अनुमानित आय है आप अपनी याद रखना कि 94,495 रुपये है। वहीं आपके ऊपर कर्जा भी है कितना 24,572। उत्तर प्रदेश का वह नगर निगम जो 2 दिसंबर 2020 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुआ है, इंपॉर्टेंट तथ्य है लखनऊ नगर निगम। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में किस कानून के तहत 25 नवंबर 2020 से 6 माह के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया गया? कानून कौन सा? एस्मा कानून। एस्मा का फुल फॉर्म क्या है? कमेंट करके जरूर बताइए। उत्तर प्रदेश स्थित 72.64 किलोमीटर लंबा वह हाईवे जिसके 6 लेन निर्माण कार्य का लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी ने 30 नवंबर 2020 को किया तथा जो निर्माण के बाद एशिया हाईवे नंबर 1 का हिस्सा बन गया है वो है वाराणसी प्रयागराज हाईवे। उत्तर प्रदेश का वह टाइगर रिजर्व जिसे नवंबर 2020 में टाइगर्स टाइम्स 2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वो है PTR पीलीभीत टाइगर रिजर्व। वह अध्यादेश जिसके 29 नवंबर 2020 को लागू होने के बाद इसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने शादी के लिए जबरन धर्मांतरण करवाने को प्रदेश में अब संज्ञेय तथा गैर जमानती अपराध घोषित कर दिया गया है। तो यह जो कानून है वह विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020। नेक्स्ट, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा नवंबर 2020 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ हवाई अड्डे का संचालन 50 वर्षों की अवधि हेतु लीज पर पट्टे पर किस औद्योगिक समूह को दिया गया है? तो यह अडानी समूह को दे दिया गया है। केंद्रीय रेल मंत्री ने 5 अक्टूबर 2020 को उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित कर सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन कर दिया है? यह है नौगढ़ रेलवे स्टेशन। 17 अक्टूबर 2020 को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कहां से मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत की है? यह है बलरामपुर से। ठीक है, इस समय बलरामपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां गए थे जिस समय बड़ा लंबा प्रोसेस चल रहा था उस समय हाथरस कांड का न्यूज़। ठीक है, न्यूज़ में काफ़ी रहा हाथरस कांड, तो उस समय जो है उसके बाद इन्होंने जो है वहाँ पर जाकर इन्होंने मिशन शक्ति जो है अभियान शुरू किया था बलरामपुर से। वहाँ पर उस समय इलेक्शन भी होने वाले थे, वो जो विधायकों के होने थे वहाँ पर किसी की डेथ हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। बस याद रखना है मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर से किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में बुंदेलखंड क्षेत्र के जल संकट के समाधान के लिए किस देश की सरकार के साथ सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर किया है? इजराइल सरकार। पूर्व क्रिकेटर तथा उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जिनका 16 अगस्त 2020 को कोरोना बीमारी के कारण निधन हो गया वो थे चेतन चौहान। हाल ही में यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने कानपुर मेट्रो रेल सेवा के विकास में कितने मिलियन यूरो के निवेश की घोषणा की है? यह है 650 मिलियन। 31 अगस्त 2020 को नीति आयोग द्वारा जुलाई माह की जारी डेल्टा रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के किस पिछले आदिवासी जिले को देश में शीर्ष स्थान मिला है? तो वह है सोनभद्र को। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? सोनभद्र है। आप जब सेंसस आप पढ़ेंगे 2011 उसके हिसाब से आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो अनुसूचित जनजाति पाई जाती है किस जिले में? तो वो है सोनभद्र में। ठीक है, डाटा आप पढ़ेंगे जब आपने अगर पढ़ा होगा तो मालूम होगा। पूर्व केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने उत्तर प्रदेश में सितंबर 2020 में किस नाम से जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया है? तो यह मेसर्स ऑर्गेनिक
क्या लिख रखा है इन्होंने, धूमिल धूमिल चा। मेसर्स ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, उत्तर प्रदेश का पहला प्लाज्मा बैंक कोरोना के गंभीर मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी के लिए कहां पर खोला गया है? तो KGMU लखनऊ में। और देश का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ रहा? तो दिल्ली में। उत्तर प्रदेश सरकार ने सितंबर 2020 में राज्य का पहला फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स कहां पर बनाने का निर्णय लिया है? आगरा में। 13 सितंबर 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस नए सुरक्षा बल के गठन की अधिसूचना जारी की है? यह है UPSSF। UPSSF का फुल फॉर्म जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। 29 जुलाई 2020 को हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कहां पर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के गठन को मंजूरी दी गई है? तो विधि का मतलब कानून, न्यायालय कहाँ है? प्रयागराज में, तो वहीं होगा प्रयागराज में। कोविड-19 के समय किस योजना के अंतर्गत श्रमिकों को सर्वाधिक रोजगार देने वाला राज्य बन गया है? वह है उत्तर प्रदेश, मनरेगा के मामले में, ठीक है। अच्छा, मनरेगा में जो यूनियन बजट में अमाउंट अलॉट किया गया है, कितना इंपॉर्टेंट तथ्य है। सबसे ज़्यादा इसी में अलॉट किया गया है, वो है 73,000 करोड़ रुपए। आगे चलते हैं। 24 जून 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की हुई बैठक में उत्तर प्रदेश के किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा प्रदान किया गया है? वह है कुशीनगर का एयरपोर्ट। कुशीनगर पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लगभग 50 किलोमीटर पूर्व में स्थित बौद्ध तीर्थ स्थल है। अन्य राज्यों से लौटे राज्य के प्रवासी जो श्रमिक है, रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के लिए किस अभियान की शुरुआत वर्चुअली रूप से 26 जनवरी 2020 को किया है? तो यह आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान है। उत्तर प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना पूर्व में घोषित लखनऊ की जगह अब कहाँ निर्णय लिया गया है? तो मेरठ में। 12 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की है? तो बाल श्रमिक विद्या योजना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू किए गए किस मिशन के तहत राज्य में 5 जुलाई 2020 को 25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं? तो ये इंपॉर्टेंट तथ्य है, एग्जाम में अगर पूछा जाता है। मिशन वृक्षारोपण 2020 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में कितने पौधे लगाए गए हैं? तो लगभग 25 करोड़ से अधिक पौधे। 29 फरवरी 2020 में प्रयागराज में आयोजित रहा सामाजिक अधिकारिता शिविर में प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में बने वह 3 विश्व रिकॉर्ड जिसे गिनीज बुक रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। तो पहला जो रिकॉर्ड है वह हाथ से चलने वाली 300 ट्राईसाइकिलों को 1.8 किलोमीटर चलाकर बनाया गया है। वहीं पर दूसरा रिकॉर्ड जो रहा वह हाथ से चलने वाली 626 ट्राईसाइकिलों को 1 घंटे में मुफ्त वितरित कर बनाया गया है। जबकि जो तीसरा रिकॉर्ड रहा वह 13 मिनट में 420 व्हील चेयर्स को 3 पंक्तियों में लगाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 फरवरी 2020 को चित्रकूट में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो कि लगभग 296.07 किलोमीटर का है उसका शिलान्यास किया है। और यह एक्सप्रेसवे कुल कितने जिलों से होकर गुजरेगा? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथ्य है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे किस किस जिले से होकर गुजरेगा याद रखना है। चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया और इटावा, इन 7 जिलों को आप रट लेना। एग्जाम में अगर पूछा जाता है इनमें से कौन से जिले से होकर नहीं गुजरता है, ताकि आप वहाँ पर एलिमिनेट कर पाएँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2020 को उत्तर प्रदेश में कहाँ पर देश की सबसे ऊंची, कितनी ऊंची है? तो यह लगभग जो है 63 फीट ऊंची है, दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो यह पंडाव चंदौली में, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, बस एंडिंग की ओर हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश बजट 2020-21 में कहाँ पर पुलिस व फोरेंसिक विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है? पुलिस व फोरेंसिक विश्वविद्यालय की। तो मान लो पुलिस यूनिवर्सिटी ही आ जाती है एग्जाम में, तो आप पुलिस व फोरेंसिक याद रखना है, लखनऊ में, ठीक है। कहाँ पर? लखनऊ में, ठीक है। पुलिस यूनिवर्सिटी भी होती है तो ग्रेटर नोएडा लगाना, ठीक है, नोएडा में। आगे चलते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश अर्थ एवं नियोजन विभाग की
फरवरी 2020 में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में सकल घरेलू उत्पाद की कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? यह है 4.4%। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोगों ने घटनासार सामयिक करंट अफेयर्स को यहाँ पर उत्तर प्रदेश का जो रहा, ठीक है, यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स को यहाँ पर कवर किया गया है। तो आप चाहे पीटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हों या पीसीएस या आरओ, इन सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर रहा, ठीक है। अब पीटी के एग्ज़ाम में जो आपके आने हैं 10 ही क्वेश्चन आएंगे और 10 क्वेश्चन में आपको यूपी से 2-3 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही। अब 2-3 क्वेश्चंस का यह जो है लेक्चर है समझिए पीटी के लिए। बाकी यूपी पीसीएस हो या आरओ उनके लिए तो रामबाण है ही है, ठीक है। लेकिन अब पीटी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो यहाँ से 10 क्वेश्चन में आपके 3 क्वेश्चन देखने को यहीं से मिलेंगे। तो इसी को आप जो है बार बार देख लीजिए या पीडीएफ आप रिवाइज जैसे आपका मन है, बस आपको कवर करना अच्छे से, ठीक है। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।